Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very warm welcome once again to this session. Furqan and all participants. Furqan, who was missed yesterday, but nevertheless he is with us today. बाकी participants भी हमारे साथ कुछ तादाद में शामिल हो चुके हैं, तो हम जब तक थोड़ा सा क्विकली रिव्यू करेंगे फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स ताकि कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी आ जाएं और हम जो है वो जो गुफ्तगू हम कल कर रहे थे, हमारा कल 4th मॉड्यूल चल रहा था। ये आपको पता होना चाहिए कि 6 मॉड्यूल्स में से चौथा मॉड्यूल हम कल कवर कर रहे थे और आज हम उसे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारा जो अभी तक हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, मोर देन हाफ इज़ ओवर। और इसमें बहुत अच्छा इनकरेजिंग रिस्पांस रहा कल भी और लाइक परसों भी इसी तरीके से कि हमने ये देखा कि वीकेंड के बाद भी आप लोग जो आए, और कल का दिन था स्पेशली जो मंडे, उसमें पार्टिसिपेशन भी अच्छी थी और न सिर्फ पार्टिसिपेशन थी पॉजिटिव, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों ने जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए उसमें भी ये नज़र आ रहा था कि आप लोगों ने बड़ा ये जो ट्रेनिंग का कंटेंट है इसको सीरियसली सुना है, इसको पढ़ा है, इसको देखा है और आपके जो आंसर्स हैं या आपके जो रिप्लाईज हैं, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं या जो हाइपोथेसिस आप क्रिएट कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आप क्रिएट कर रहे हैं, उनके अंदर आप ये फैक्टर्स तमाम जो है इनको अकाउंट फॉर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा, बड़ी इंकरेजिंग फैक्ट है। हमने जो कल मॉड्यूल शुरू किया था उसको ब्रीफली हम बताते हैं। तो यूनिफाइड स्ट्रेटजी के बारे में था, मुत्तहिद हिकमत अमली जिसे कहते हैं। रिलेटेड इंडिकेटर्स यानी इशारे वो कौन से हैं जो उससे मुताल्लिक़ इशारे। सबसे पहले हमने ये बताया था कि पुलिस की जितनी भी कॉन्टिजेंट है, पुलिस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी टीम्स हैं, उनकी एक कंसिस्टेंट एक जैसी थीम होनी चाहिए, वो एक ही जैसा मैसेज प्ले करें। अगर नेगोशिएटर कोई बात कर रहा है तो टेक्निकल टीम है, कॉर्डन टीम है, रेस्क्यू टीम है, वगैरह वगैरह, वो तमाम पुलिस की टीम्स एक जैसा मैसेज वो लॉ इन्फोर्समेंट की टीम्स के दरमियान एक डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए कि एक किसी किस्म का मैसेज दे रहा है, किसी किस्म का मैसेज दे रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं कि जो प्रेस के ऑफिसर्स हैं यानी मीडिया और प्रेस के लोग हैं, उन्हें भी लूप में लेना चाहिए, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि जो हम थीम बात कर रहे हैं, कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थीम जो है उससे हट के वो कोई बात वहाँ कर दें और जो हमारा एक बनाया हुआ खेल है या हमारा बनाया हुआ एक स्ट्रेटजी है, अंदाज है, वो डैमेज हो जाए। उसके बाद हमने बताया था कि इस चीज़ को एंश्योर करने के लिए कि तमाम टीम्स एक पेज पर हों, उसके लिए हम कमांडर को ये चाहिए कि वो फ्रीक्वेंटली जो है वो तमाम टीम लीडर्स को इकट्ठा करे और उनको अपना माइंडसेट शेयर करे, अपना रैशनल शेयर करे, क्यों कोई काम कर रहा है वो भी शेयर करे, क्यों कोई काम नहीं कर रहा है या डिले कर रहा है वो भी शेयर करे, ताकि ये चीज़ें उनके जहन में क्लियर होती जाएँ और वो अपनी जो नीचे टीम्स हैं उनको भी ये बातें समझाते रहें ताकि एक ट्रस्ट डेवलप हो। कल क्वेश्चन किया गया था ट्रस्ट के बारे में कि जो कमांड है उसका और जो फील्ड में अफसर है उसका ट्रस्ट किस तरह डेवलप होगा। तो इस तरीके से बार-बार फ्रीक्वेंटली मिलना, बात करना, इश्यूज़ के लिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करना, एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटीज़ करना और उनको सबको ये एतमाद में लेना कि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। यकीनन यूनिटी ऑफ कमांड है, आप ये नहीं कह सकते कि 5 टीम लीडर्स हैं, पाँचों अपना-अपना फैसला करें, फैसला कमांडर ने करना है। लेकिन उनको एतमाद में लेके, उनको ओनरशिप देके और उनकी राय मालूम करके जो फैसला किया जाएगा, कलेक्टिव विज़डम का वर्ड जिसमें यूज़ किया जाता है, उस कलेक्टिव विज़डम के साथ किया जाने वाला फैसला हमेशा बेहतर होता है, देर पा होता है। उसके बाद फिर हमने कहा था क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन-सी हैं या ऐसे हसास जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो कौन-सी हैं। उसके अंदर हमने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो स्वाट टीम यानी ऑपरेशनल टीम और नेगोशिएटर्स के दरमियान हर वक्त कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे डिलीवरी है, कोई सामान पहुँचाना है, कोई सामान वहाँ से लेना है। इसी तरह रिलीज़ हो रहा है, कोई बंदे अगर रिलीज़ किए जा रहे हैं, उनको छोड़ा जा रहा है अपनी हिरासत से, उनको वो निकलने की इजाज़त दे रहे हैं, तो अगर वो बंदे बीच में आ रहे हैं तो उनका रिलीज़ का जो मूवमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हथियार डालने का जो मूवमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल है, उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई प्लान्ड एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल यूनिफ़ॉर्म होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि अगर खाना पहुँचाना मिसाल है तो हमें पता होना चाहिए कहाँ से गाड़ी आएगी, कितनी दूर रुकेगी, कौन-सा गेट यूज़ करेगी, कौन ये कैरी करके लेके जाएगा, तमाम चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग एक-दूसरे के दरमियान बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तमाम टीम्स के दरमियान। और टाइमिंग जो है सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। ये नहीं हो कि एक एक्शन पहले हो रहा है, एक एक्शन बाद में, दरमियान में गैप आ गया, उस गैप से आपका जो स्ट्रेटजी है मुतासिर हो सकती है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन, टाइमिंग की एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होनी चाहिए। फिर हमने कहा था कि नेगोशिएशंस हम कर रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं,
हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जी बातचीत बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन अचानक ऐसा नतीजा निकलता है कि जो बिल्कुल हमारी सोच के बरक्स होता है, या हम कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा और हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और एकदम से हमें महसूस होता है कि ये तो हमारी मर्जी का नतीजा निकल आया बातचीत से। तो बेसिकली वो इसलिए है क्योंकि जो हमारी प्रोग्रेस है नेगोशिएशंस की, उसके जो इंडिकेटर्स हैं हम उसे कैच नहीं कर पा रहे होते। अक्सर हम ये नहीं देख पा रहे होते कि हम तो पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन क्या पॉजिटिव इंडिकेटर्स मिल रहे हैं हमें। इसी तरीके से कभी हम नेगेटिव फील कर रहे हो तो क्या नेगेटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। पॉजिटिव इंडिकेटर्स के बारे में हमने कहा था कि ये वो इंडिकेटर्स होंगे जो आपको ये बताएंगे कि आपका जो मुज़ाकरात का अमल है वो मस्बत सिमत में जा रहा है, वो सही सिमत में जा रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, उसके अंदर आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें हमने कौन कौन से इंडिकेटर्स बताए थे। पहला ये कि कोई एडिशनल इंजरीज ना होना, यानी जितनी इंजरीज हो गई, जो जिसको नुकसान पहुंचना था वो पहुंच गया, उसके बाद मजीद एडिशनल इंजरीज नहीं हो रही। आपने जब से बातचीत करनी शुरू की, एक एतमाद की फ़िज़ा कायम करनी शुरू की, और आपने सब्जेक्ट को जब इंगेज किया और उसके साथ जब बार्गेनिंग शुरू की, तो मजीद एडिशनल इंजरीज नहीं हो रही। फिर उसके बाद रिड्यूस्ड थ्रेट्स, यानी थ्रेट्स कम हो जाएं, वायलेंट लैंग्वेज जो पुरतशद्दुद ज़बान है वो कम हो जाए। तो अगर थ्रेट्स, धमकी आमेज़ गुफ्तगू और पुरतशद्दुद ज़बान है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इससे भी हमें अंदाज़ा होगा कि हम पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहे हैं। यानी जो कोशिश हम कर रहे हैं, जिस सिमत में कोशिश हम कर रहे हैं, हमें जारी रखनी चाहिए, इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। फिर एक और हमने बात की, लोअर्ड इमोशंस, यानी इमोशंस कम हो जाए, जज्बातियत कम हो जाए। देखिए जज्बातियत तो हमने पहले ही बात कही थी कि जज्बातियत तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है हमारा, और जज्बातियत में सोचने समझने की सलाहियत है, आम ह्यूमन फिनोमिना है। अगर आप इसे एथिक्स में देख लें, आप इसे रिलीजन में देख लें, आप इसे ह्यूमन साइकोलॉजी में देख लें, तो गुस्से को इसीलिए कंट्रोल करने का हुक्म मिलता है सब जगह पर, उसकी डायरेक्शन, उसकी गाइडेंस मिलती है, क्योंकि गुस्से में किए गए, जज्बात में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, उसमें उठाए गए कदम पे अक्सर बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है या पछतावे का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे जज्बातियत को कम करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी अहम सिचुएशन में, ताकि हम सही फैसला कर सकें या सामने वाला भी सही फैसला कर सके। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके सामने जो लोग हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती थे, वो इंतहाई जज्बात का मुज़ाहरा कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, बात करने को तैयार नहीं थे, वगैरह वगैरह, उनकी जज्बातियत ज़रा कम हो, उनकी जज्बातियत ज़रा कम हो, जिसे वो कहते हैं ना कि पारा नीचे आना, टेम्परेचर नीचे आना, का टेम्परेचर नीचे आता आपको महसूस हो, तो आप कहेंगे कि हाँ ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, यानी जो हम नेगोशिएशन कर रहे हैं उसका अच्छा असर पड़ रहा है और जो जज्बातियत है वो पहले की निस्बत कम हो रही है। फिर उसके बाद रैशनैलिटी का बढ़ना, अक्लो शऊर का बढ़ना, शऊरी अमल का बढ़ना, आपकी बातों में भी, उसके सब्जेक्ट की बातों में भी और सब्जेक्ट के एक्शंस में भी। अगर आप देख रहे हैं कि रैशनैलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन है जिसमें आप जा रहे हैं। ये पॉजिटिव इंडिकेटर है जो बता रहा है कि आप सही रुख में आगे बढ़ रहे हैं। फिर पैसेज ऑफ डेडलाइंस, यानी कि हमने कहा था कि जी उसने कहा आपके सब्जेक्ट ने कि 1 घंटे के अंदर अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं गोली चला दूंगा, या मैं जो आपके मुग़वी हैं, जो आपके होस्टेजेस हैं, उनको नुकसान पहुंचा दूंगा, या रगमालियों की मैं जान ले लूंगा। इस तरह की बात उसने कही, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा गुजर गए और उसने वो अमल नहीं किया, वो इंतहाई कदम नहीं उठाया। तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, यानी वो अपने इंतहाई कदम उठाने वाले अमल से बाज रहा। तो जिस चीज़ ने उसे बाज रखा वो आपकी मुज़ाकरात की कामयाबी ही है, वो आपकी नेगोशिएशंस की कामयाबी है, जिसकी वजह से वो ये कदम नहीं उठा रहा। अच्छा, इनमें से एक चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि कोई एक स्टेप अगर आप देख लेंगे और उसी को आप कामयाबी समझेंगे, तो ये बात ठीक नहीं होगी। एक बहुत आपको तकरीबन कोई 10-15 इंडिकेटर्स अगर बताए जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इनमें सेट ऑफ इंडिकेटर्स होगा, कोई 2, 4, 5 इंडिकेटर्स आपके पास ऐसे आ रहे होंगे जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। अगर 2, 4, 5 पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अगर सिर्फ एक इंडिकेटर हो गया कोई अलोन, और उस पे आपने फैसला कर लिया कि नहीं ये इंडिकेटर बता रहा है कि बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो उस इंडिकेटर की मे बी कोई और वजह भी हो सकती है। ठीक है, पैसेज ऑफ डेडलाइंस कोई अगर आप ले लें, आपने कहा कि जी उसने 1-2 घंटे का टाइम दिया था कि 2 घंटे में मेरी डिमांड पूरी हुई तो ठीक, वरना मैं यरगमालियों में से एक शख्स को मार दूंगा 2 घंटे पूरे होने पे, और 2 घंटे पूरे होने पर उसने वो कदम नहीं उठाया, तो आपने कहा कि जब हमारी नेगोशिएशन कामयाब हो गई, ज़रूरी नहीं है।
उसका मकसद ये भी हो सकता है कि वो डेडलाइन पे उसने कदम नहीं उठाया तो उसकी कोई और वजह भी हो सकती है। मुमकिन है वहाँ वो किसी और से भी गुफ्तगू कर रहा है, किसी और से भी पीछे गाइडेंस ले रहा है, कोई और है जो उससे राब्ते में है और वो उसको ये कह रहा है कि रुको और पहले फलां चीज़ करो और ये चीज़ पे बात करो, उसके बाद ये कदम उठाना। सिर्फ एक कदम ना उठाने की वजह से, एक डेडलाइन के क्रॉस हो जाने की वजह से हम ये समझेंगे कि जी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगोशिएशन के बारे में पॉजिटिव इंडिकेटर है, तो ये काफ़ी नहीं होगा। बल्कि हमें दूसरे इंडिकेटर्स भी देखने होते हैं और जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं उनमें से जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं उनका एक सेट होता है। अगर वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंडिकेटर्स यानी 3, 4, 5 पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं इस वक्त ये सही रुख में जा रही हैं। इसके बाद विलिंगनेस एक है कि अगर अगर वो बार्गेनिंग की विलिंगनेस शो करता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पहले पहल जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है, हमेशा याद रखिए कि पहले पहल जो होता है ना, वो सब्जेक्ट आपका वो कोई बात करने कोई तैयार नहीं होता। कल हमने मिसाल ली थी एक नौजवान की, जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और वो हाथ में पिस्टल लेकर वहाँ खड़ा हो गया है और अपने आप को नुकसान पहुँचाने के दर पे है। उसको जब शुरू में एंगेज करने की कोशिश की गई, किसी ने जाकर उससे बात करने की कोशिश की, उसने क्या किया, पिस्टल लहरानी शुरू कर दी। ठीक है? और उसने जो है ना वो बड़ी जज़्बाती गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। तो इनिशियली वो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं था। उसके दरमियान विलिंगनेस टू बार्गेन, बातचीत करने की या कुछ लो कुछ दो जो है बार्गेन करना, उसकी उसके दरमियान उसके अंदर कोई विलिंगनेस थी ही नहीं। आप उसको ये कह ही नहीं सकते थे कि अच्छा तुम्हारी ये डिमांड नहीं, हम ये डिमांड पूरी करते हैं तो तुम ज़रा हमारी बात सुन लो। वो तो बात ही नहीं सुन रहा था। डिमांड्स तो बाद में आप उसकी डिमांड्स के ऊपर उससे बात करते हैं ना कि जी डिमांड कम देनी है, ज़्यादा देनी है। वो तो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो विलिंगनेस टू बार्गेन्स जो है वो ये शो कर रही है कि ना सिर्फ वो आपसे बात करने पे राज़ी हो गया है, बल्कि वो बार्गेन करने के लिए भी विलिंग है। वो इस बात के लिए भी विलिंग है कि चलें हम कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे अमल पैरा हो जाते हैं। आप मेरी कोई बात मानें, मैं भी आपकी कोई बात मान लेता हूँ। ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव सोच होती है और ये पॉजिटिव सोच जो होती है ये इस तरफ इंक्लिनेशन इशारा कर रही होती है कि ये शख्स जो है वो एग्रीमेंट की तरफ जा रहा है। ये शख्स जो है इस पे नेगोशिएशन का मस्बत असर पड़ रहा है। ये सब्जेक्ट आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड होता जा रहा है हमारे फेवर की तरफ। फिर इसी तरीके से मजीद हमने पॉजिटिव इंडिकेटर्स की बात की थी। उसमें हमने कहा था कि डिमांड्स का कम हो जाना। पहले तो बार्गेनिंग की बात थी। बार्गेनिंग का मतलब था कि कुछ लो कुछ दो। आपने डिमांड की, हमने कहा अच्छा ये डिमांड पूरी करते हैं लेकिन इसके बदले आपको ये भी करना है, फलां चीज़ भी करनी है। ये तो हो गई बार्गेन। एक लोअरिंग ऑफ डिमांड्स है। आपने डिमांड की और सामने वाले ने कहा कि ये डिमांड इतनी नहीं हो सकती, इतनी हो सकती है, तो आप उसे नीचे ही लेके आ रहे हैं, लोअरिंग ऑफ डिमांड्स की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर है कि आप लोअरिंग ऑफ डिमांड्स की तरफ उसे लाए और फिर वाकई वो डिमांड कम करने लगा। इस बारे में हमने शुरू में बताया था कि जी वक्त जैसे गुजरता है तो उसे अंदाज़ा होता है कि मेरी सारी जो गुफ्तगू थी या मेरी सारी जो डिमांड्स थी वो पूरी नहीं हो सकती थी। मैं पहले शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ एहसास होता है कि नहीं, मुझे ये तमाम डिमांड्स कोई भी पूरी करके नहीं देगा, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा वरना ये काम नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, अपनी डिमांड्स को कम करना पड़ेगा। और यही वक्त होता है जब आपको महसूस हो रहा होता है कि हाँ, आप आपको पॉजिटिव इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, आपका नेगोशिएशन का प्रोग्रेस जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा है। फिर इसके बाद होस्टेज का रिलीज़ किया जाना या यरगमाली को रिहा किया जाना। तो यरगमाली को अगर रिहा कर दिया तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये अचीवमेंट यकीनन ये बता रही है कि आप बातचीत करके उसे उस मुकाम पर ले आए हैं जहाँ पे वो यरगमाली को रिहा करने के लिए भी राज़ी हो गया। और मैंने उसकी मिसाल बताई थी कि पार्शल रिलीज़ हो जाती है। पार्शली आप 1-2 बंदे रिलीज़ करवा लेते हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा बुज़ुर्ग है, कोई खातून बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा छोटा है, कोई बीमार है, कोई ज़ख्मी है। इस किस्म के लोगों को अगर आप रिलीफ़ दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तरह से ये भी एक मैसेज ही होता है ना कि होस्टेज जो है वो रिलीज़ हो रहा है और होस्टेज के रिलीज़ होने से उसका पॉज़िटिव सिम्त में बढ़ता हुआ माइंडसेट नज़र आ रहा होता है, जिससे पता चल रहा होता है कि आपकी नेगोशिएशंस जो है वो सही और अच्छी सिम्त में जा रही है, पॉज़िटिव सिम्त में जा रही है। फिर एक हमने बात की थी कि नेगोशिएटर के साथ उसका एक एतमाद का ताल्लुक कायम हो जाए और फिर उसके बाद वो सरेंडर के ऊपर यानी हथियार डालने के हवाले से बात करनी शुरू कर दे। यानी वो ये पहले तो देखें जी, ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो हथियार डालने के बारे में बात करें, बल्कि हथियार डालने का अगर आप ज़िक्र भी करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो बिल्कुल हत्थे से उखड़ जाता है, आपसे बात ही नहीं कर रहा होता और इस मौज़ू पे तो बिल्कुल आना ही नहीं चाह रहा होता। लेकिन यही शख्स जो है, ये वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अगर हथियार डालने के मुताल्लिक बात कर रहा है, हथियार डालने के मतलब सिर्फ बात भी कर रहा है ये,
तो ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है और ये बता रहा है कि चले आप इसे यहाँ तक लाने में तो कामयाब हुए कि हाँ ये के बारे में हथियार। हमने एक बात और की कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट होस्टेज, यानी कि होस्टेजेस के बारे में कोई पॉजिटिव मस्बत बात कर रहा है या उनकी वेलफेयर के बारे में बात कर रहा है, बात करने को तैयार हो गया। मसलन आपने कहा कि भाई बीमार है एक शख्स, वहाँ पर आपने जो लोग होस्टेज बनाए हुए हैं, एक शख्स बीमार है, देखें उसकी एज ज़्यादा है, उसकी दवा है, वो परेशान है, उसे परेशान करके आपको क्या मिलेगा? वो तो आपके किसी काम नहीं आ सकता। देखें इस तरह से अगर उसकी जान चली गई तो आप भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे कि एक बेगुनाह शख्स की आपकी वजह से जान चली गई। इस तरह करके आप बातें करते हैं तो इन बातों से स्टेप बाय स्टेप वो एक जो गैप है वो फिल होने लगता है और एक ऐसा माहौल कायम हो जाता है जिसके अंदर आप एज ए नेगोशिएटर या एज ए मुज़ाकरातकार आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं कि चलें आप उसको एक लेवरेज दिलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी शख्स को तो लेवरेज दिलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे सारे जो होस्टेजेस हैं उनको नहीं, तो किसी एक दो को आप लेवरेज दिलवाने की या उनकी वेलफेयर को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही बहुत अच्छी बात होती है कि चले उस एक दो शख्स की वेलफेयर के बारे में तो उसने सोचना शुरू किया, उसके बारे में तो उसने मानना शुरू किया। ये हमने कल इंडिकेटर्स पढ़े थे। उसके बाद ये जो स्लाइड इस वक्त आपके सामने ओपन है, 2021 का तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का पुलिस यरगमाली वाक़या, इसे याद करें और चैट बॉक्स में मुज़ाकराती पेशरफ्त के इशारिये बताएं। तो इसके बारे में हमने कल अच्छी बात की थी और हमने ये कहा था कि इस किस्म की अगर सिचुएशन बनी हुई है, यरगमाल बना लिया गया पुलिस ऑफिसर्स को, वहाँ बड़ा पुरतशद्दुद माहौल है, तो ज़ाहिर सी बात है। देखें ये अगर आप प्रैक्टिकली याद करें तो हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन थे, हज़ारों की तादाद में ये लोग एजिटेटर्स जो थे रोड पे निकले हुए थे, सड़कों पे निकले हुए थे, शहरों में निकले हुए थे, देहातों में निकले हुए थे, हाईवेज बंद कर रहे थे, रोड्स बंद कर रहे थे वगैरह वगैरह। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ यूज़ ऑफ फोर्स के ज़रिए इनको कुचलना मुमकिन नहीं होता, बल्कि ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर कहीं फोर्स यूज़ कर भी ली है और मिसाल के तौर पे वहाँ आपके पास मैन पावर उस खास जगह पर ज़्यादा थी और सामने इनकी नफरी या इनकी तादाद कम थी, आपकी नफरी की तादाद ज़्यादा थी, बेटर इक्विप्ड थे, बेटर प्लेस थे, तो आपने जनाब लाठीचार्ज कर दिया, पूरा जोर चला दिया, तो वो पूरा जोर सिर्फ एक जगह नहीं चलता, उसका तमाम पर बंदे रमाली बनाए गए होते हैं। अब आप इस बात को देखें कि बड़ा हसास मौजू है समझने के लिए, क्योंकि आप देखिए कि पुलिस ऑफिसर्स जो ड्यूटी कर रहे थे और यूनिफॉर्म में थे, पुलिस ऑफिसर्स जो यूनिफॉर्म में ड्यूटी कर रहे हैं उनको यरगमाल बना लिया जाए और बना के कौन ले, जो कि इल्लीगल काम कर रहा है, सड़कें बंद कर रहा है, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है। एक तरफ एक तरीका है इसको देखने का ये कि भाई हमारे पुलिस ऑफिसर्स जो सही, उन्हीं को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और कौन बना रहे हैं? जो कि इल्लीगल काम कर रहे हैं, जो कि लोगों की जायदाद और इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि सड़कों को बंद कर रहे हैं, जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, वो लोग पुलिस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब जो है वो इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इनके खिलाफ शदीद तरीन ताकत का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये तो एक वे है, इसको देखने का एक तरीका है, एक नज़रिया है, एक ज़ाविया निगाह है, पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इसी के लिए एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जी जो मुज़ाहिरीन हैं उन्होंने, उनका भी एक वर्जन होता है, वो अपना वर्जन मिसाल के तौर पे ये जारी कर दें कि पुलिस ने हमारे निहत्ते मुज़ाहिरीन पे हमला किया और वो हमला करने के बाद बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने वहाँ पर जो है लाठीचार्ज किया, लोगों को ज़ख्मी किया वगैरह वगैरह। और उस मुठभेड़ के दरमियान पुलिस ने भी हमारे बहुत से लोग हिरासत में ले लिए और कुछ पुलिस एहलकार भी हमारे लोगों के हाथों में आ गए, ठीक है, या हमारे लोगों के हाथों कुछ पुलिस एहलकार भी जो है वो काबू में आ गए और उनको जो है वो ये कह सकते हैं कि जी हमने महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया, वॉट हमने किसी सेफ मकाम पे मस्जिद में कर दिया वगैरह वगैरह। तो ये दो मुख्तलिफ व्यूज़ हैं इसको देखने के, दोनों फरीकैन बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से अपने अपने मामले को देख रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये हमेशा दुनिया के अंदर चीज़ों को सही और गलत से सिर्फ नहीं देखा जा सकता। मैं पहले भी बात कह चुका हूँ, हम पुलिस ऑफिसर्स की एक ऐनक होती है। एक तो ये ऐनक है जो मैंने आईसाइट के लिए पहनी है ना, एक ये ऐनक इसके अलावा होती है हमारी एक पुलिसिंग आईज़ होती हैं। हम पुलिस की नज़र से चीज़ों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं। सही और गलत के अंदर लोगों को हर वक़्त हम डिवाइड कर रहे होते हैं और हम उन लोगों को हर वक़्त सही और गलत के खाने में रख रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसी किसी सिचुएशन को देखते हैं तो हम कहते हैं तो बिल्कुल गलत है और जनाब इनके ऊपर फोर्स यूज़ कर दें। लेकिन हर जगह फोर्स यूज़ करने की नहीं
नहीं होती और हर जगह फोर्स के यूज से नताइज नहीं निकलते। इसलिए बहुत सी दफ़ा बिल्कुल ना चाहते हुए भी हमें हिकमत अमली से काम लेना पड़ रहा होता है, रिट्रीट करना पड़ रहा होता है, इकट्ठा होने के लिए, मज़ीद फोर्सेस के आने के लिए, बेहतर टाइमिंग की तलाश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो अगर यहाँ पर जब आप देखें कि 2021 में तहरीक लब्बैक का वाक़या हुआ, सिर्फ पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया गया, तो उसके बाद हमने ये बात की थी कि जब इनसे नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब नेगोशिएशन तो करनी पड़ेंगी, आपके लोग इनके कब्जे में, उनकी जानों को खतरा है, ये लोग इस वक्त बहुत जज्बाती हुए हैं, ये लोग बड़े ही ज़्यादा चार्ज हैं, वो बड़ी तादाद में हैं, तो आपने अपने लोगों की जान बचाने के लिए गुफ्तगू करनी है। गुफ्तगू क्या करनी है, बल्कि आपने इनकी शराइत तो छोटी मोटी या बेज़र शराइत या छोटी मोटी शराइत आप मानने को, अगर मानना पड़ता है तो आप मानेंगे भी सही, क्योंकि आपको अपने तो इस मुज़ाकरात के दरमियान पॉजिटिव आपकी प्रोग्रेस हो रही है, इसके इंडिकेटर्स क्या होंगे? क्योंकि ये मुज़ाकरात ज़रूरी नहीं कि 15 मिनट में 1 घंटे में ख़त्म हो जाए, ये कई-कई घंटे पूरे-पूरे दिन भी जारी रह सकते हैं। तो इन पूरे दिन में चलने वाले मुज़ाकरात के दरमियान आसाब शल हो जाते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा नर्व टेस्टिंग होता है, ये कोई आसान काम नहीं होता इस किस्म की सिचुएशन से गुज़रना। तो अब आप इतना टाइम इसमें से गुज़र रहे हैं, तो फिर आप जो है वो यू टेंड टू लूज़ द ट्रैक, आप ट्रैक लूज़ कर जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, या मैं सही सिम्त में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। तो उस वक़्त आप पॉज़िटिव इंडिकेटर्स को देखें और ये देखें कि वो पॉज़िटिव इंडिकेटर्स कौन से हैं जो आने चाहिए और क्या वो पॉज़िटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। अगर वो पॉज़िटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो आप ये नतीजा समझते हैं कि हाँ, बिल्कुल मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। इसके ऊपर फिर हमने बात की थी कि यहाँ पॉज़िटिव इंडिकेटर्स कौन से हो सकते हैं। तो उसके अंदर कल हमें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ मिले थे। आज अगर मज़ीद इस हवाले से कोई पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाहता हो इस सरगर्मी वाले से जो हमारे सामने ओपन है 2021 के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, जो उनके मुज़ाकरात उनके साथ उनकी यरगमाल बनाने के जो वाक़या था, उसके नतीजे में होने वाले मुज़ाकरात के बारे में जो मुज़ाकराती पेशरफ्त है, प्रोग्रेस है, उसके इशारिये या उसके सिग्नल्स कौन से होंगे। लेकिन ये कि हमने कल बात की थी और जो 2-4 पॉइंट्स जो सामने आए थे वो इस तरह थे कि अगर यरगमालियों को मज़ीद तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जा रहा, तो ये भी पॉज़िटिव इंडिकेटर है। अगर वो होने के नाते हमारे और उनके दरमियान रेपो बिल्ड हो गई है और हम कहते हैं भाई हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी आपका एक ही मसला है, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपका जो ऑनर है, उसके हवाले से हम भी बहुत ही कंसर्न हैं और हम भी उस पे बड़ा ईमान रखते हैं और हम भी बिल्कुल उसको उस पे आँच आने के हवाले से हम भी कुर्बान कर सकते हैं। और इस तरह की बातें करके आप अगर उनके दरमियान एक रेपो कायम कर लेते हैं उनके और अपने दरमियान, और वो आपको अपने में से समझने लग जाते हैं, यानी कि आपसे कहते हैं कि हाँ, आप हमारे भाई हैं, आप मुसलमान हैं, सारा कुछ है, ठीक है, हम सोचते हैं, देखते हैं, करते हैं कुछ। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और ये भी एक बहुत पॉज़िटिव इंडिकेटर है कि आपके और उनके दरमियान कॉन्फिडेंस या रेपो बिल्ड हो गया। फिर उसके बाद और कई किस्म के पॉज़िटिव इंडिकेटर्स जिनका कल ज़िक्र हो रहा था, का ना होना, या मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को पार्शियली अगर रिहा कर दिया जाता है, जो बीमार हैं वगैरह, या बीमारों को तिब्बी इमदाद प्रोवाइड की जा रही है, या बीमारों की सेफ्टी और वेलफेयर के हवाले से आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है, ये तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स हो सकते हैं और भी बहुत से पॉजिटिव इंडिकेटर्स हो सकते हैं। लेकिन अब हम आज का इस मॉड्यूल के मजीद जो बकाया स्लाइड्स हैं उनकी तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे जिसमें हमने इंतहाई खतरे के इशारे अभी देखें। पहला पार्ट था जब पॉजिटिव प्रोग्रेस के इशारे हम दे रहे थे, पॉजिटिव प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स हम बता रहे थे कि अगर पॉजिटिव सिम्त में प्रोग्रेस जा रही है, नेगोशिएशंस कामयाबी की तरफ इंशाल्लाह बढ़ रही हैं आपकी, तो वहाँ पॉजिटिव इंडिकेटर्स कौन से होने चाहिए। इसी तरीके से अगर खुदा ना करे आपकी नेगोशिएशन फेल हो रही है या वो जो है वो सही सिम्त में नहीं जा रही है, गलत सिम्त में जा रही है, उसकी प्रोग्रेस मुनासिब नहीं है, तो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे जिनसे आपको ये पता चलेगा कि ये पॉजिटिव सिम्त में नहीं जा रही, जो इंतहाई खतरा जाहिर कर रहे होंगे। नंबर 1, मस्बत इशारों की अदम मौजूदगी। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मस्बत इशारों की अदम मौजूदगी का माना ये है कि जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स अभी हमने जिनका जिक्र किया है कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे मज़ीद वायलेंस का ना होना, किसी को मज़ीद टॉर्चर ना किया जाना, या डिमांड्स को कम करना, या डिमांड्स के दरमियान बार्गेनिंग शुरू हो जाना, या फिर ये कि वो जो है इस किस्म के जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे, ये तो पॉजिटिव शो कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन एट द सेम टाइम इसके ऑपोजिट अगर नेगेटिव इंडिकेटर्स की हम बात करें तो वो कौन से इंडिकेटर्स होंगे
जिन पर हमें परेशान हो जाना चाहिए या हमें कंसर्न हो जाना चाहिए या हमें इंतहाई मुहतात हो जाना चाहिए कि अरे ये क्या हुआ, इसके होने से तो हमें पता चल रहा है कि अब तो इंतहाई खतरा है, इसके होने से तो हमें पता चल रहा है कि अब तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है, ये होने से तो हमें पता चल रहा है कि अब फौरी तौर पे हमें अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए, या फौरी तौर पे हमें कोई जिस तरह वो कहते हैं ना कि पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, तो उसके साथ हम यूजुअली हर हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ अटैच होती है जो उसकी पल्स, उसका ब्लड प्रेशर और बाकी कुछ उसके वाइटल्स बता रही होती है। ये वाइटल्स जो होते हैं ये बता रहे होते हैं कि क्या ये पॉजिटिव सिम्प में जा रहा है या नहीं जा रहा। जैसे ही वो वाइटल्स का ग्राफ नीचे गिरने लगता है, पल्स का, ब्लड प्रेशर का, बाकी चीज़ों का, जैसे वो नीचे गिरने लगता है तो फौरी तौर पर आपको खतरा महसूस होता है, और जैसे ही ये खतरा महसूस होता है तो आपको क्या पता है कि क्या करना है, फौरी तौर पे डॉक्टर्स को बुलाना है कि भाई देखें इनके ये नीचे गिरने लगी है पल्स और इसके ब्लड प्रेशर वगैरह और ये चीज़ें, इनसे हमें खतरा पैदा हो रहा है। इसी तरीके से एक मिसाल के तौर पे, यानी मैंने आपको बताई है ये बात, तो इस मिसाल को ही अगर बेस बनाते हुए आप देखें तो आप जब मुज़ाकरात कर रहे होते हैं तब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसे कोई पॉइंट्स हो सकते हैं जिनके ऊपर आपको इंतहाई की अलामत सामने नज़र आए और आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है उस खतरे से नबर्द आज़मा। पहला ये कि मस्बत इशारे की अदम मौजूदी, पॉजिटिव इंडिकेटर्स जिनका हमने ज़िक्र किया वो गायब हो गए या वो नहीं आ रहे बहुत देर तक। जिस तरह मैंने पहले भी एक दफ़ा मिसाल दी थी शायद इस एक और सेशन में कि आप रास्ते में जा रहे होते हैं, नया रास्ता होता है, किसी दूर किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, हाईवेज़ के ऊपर आप सबने सफ़र किया होगा मोर और लेस। हाईवेज़ के ऊपर बाज़ औक़ात हम कोई नया रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, तो हम रास्ते भर ये देखते रहते हैं कि हमारे साथ रोड को क्रॉस करते हुए ना जो माइलस्टोन्स होते हैं वो चल रहे होते हैं। लेट्स से हमारे साथ सक्खर से कोई साथी हैं या सक्खर में कोई ने किसी ने काम किया, कराची से सक्खर जाते हुए जगह जगह आपको जो है ना वो सक्खर का नाम लिखा हुआ नज़र आएगा, और कहीं लिखा होगा 550 किलोमीटर, कहीं लिखा होगा आगे 500 किलोमीटर, फिर आगे लिखा हो मुमकिन है 480 किलोमीटर, फिर 450 किलोमीटर वगैरह। अब ये सारे माइलस्टोन्स आपको बता रहे हैं कि आप सक्खर की तरफ ही जा रहे हैं, और जो डिस्टेंस है वो लम्हा ब लम्हा कम होता जा रहा है। जो डिस्टेंस है वो लम्हा ब लम्हा कम होता जा रहा है। तो आप ये कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल मैं सही सिम्त में जा रहा हूँ। ये माइलस्टोन्स आपको जिस तरह फ्रीक्वेंसी से नज़र आ रहे होते हैं, इनसे आपका जो ट्रस्ट होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है अपने सफ़र पे, वो बाकी रहता है। ज़ाहिर है आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है ना सफ़र पे जाने वक़्त कि भई मैं जिस जगह जा रहा हूँ उससे सही सिम्त में जा रहा हूँ और मैं अपनी मंज़िल की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये माइलस्टोन्स आते रहते हैं, बताते रहते हैं आपको हर 20, 15, 25 किलोमीटर के बाद कि जी आप सही सिम्त में जा रहे हैं। तो आप पॉज़िटिव फ़ील करते हैं, आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, आप उसी तरफ चलते रहते हैं। लेकिन दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप काफ़ी देर चल रहे हों, लेकिन आपको रास्ते में कोई माइलस्टोन नज़र ना आए। तो इसकी वजह से ये आपको बहुत चौंका देगी सिचुएशन। उसकी वजह क्या है कि आपको पॉज़िटिव जो आपको जो जो माइलस्टोन्स आ रहे थे और जो माइलस्टोन्स एक सीक्वेंस में नज़र आ रहे थे जिनमें फ़ासला आपकी मंज़िल की तरफ बढ़ते हुए फ़ासला आहिस्ता-आहिस्ता कम होता जा रहा था। आपको ये जो माइलस्टोन्स अगर नज़र नहीं आते तो आप स्केयर्ड हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप मुहतात हो जाते हैं। आप कहते हैं बड़ी देर से कोई माइलस्टोन नहीं आया, बड़ी देर से कोई पत्थर ऐसा लिखा हुआ नहीं आया, बड़ी देर से कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं आया जिस पे ये लिखा हो कि इस सक्खर की तरफ जा रहा है, वो डिस्टेंस कम हो रहा है। मैंने रास्ते में एक टर्न लिया था, कहीं वो टर्न मैंने गलत तो नहीं ले लिया, कहीं मैं गलत रास्ते की तरफ तो नहीं आ गया। तो मस्बत इशारे की अदम मौजूदगी यानी माइलस्टोन्स की अदम मौजूदगी, उसकी एब्सेंस आपको डरा देती है, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कहीं मैं गलत इशारे की तरफ तो नहीं जा रहा, गलत सिम्त की तरफ तो नहीं जा रहा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मस्बत इशारे मुज़ाकरात के बीच में आना बंद हो जाएँ, जिनकी हमने एक लिस्ट आपको दी थी पूरी 10-12 हमने बताए थे कि ये मस्बत इशारे होते हैं। तो अगर वो आना बंद हो जाएँ तो आपको जो है वो मोहतात हो जाना चाहिए, आपको कंसर्न्ड हो जाना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए कि जो मेरी नेगोशिएशंस हैं वो कहीं कोई कहीं कहीं गलत सिम्त में तो नहीं जा रही, या मैं कोई नेगोशिएशन में कोई फेलियर की तरफ तो नहीं जा रहा हूँ। मेरी नेगोशिएशन ऐसा तो नहीं है कि जो है वो जो उससे नतीजा निकलना चाहिए वो रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे। तो पहला आपको पॉइंट जिस पे आपको ख़तरा महसूस होना चाहिए या जिसके ऊपर आपको कंसर्न होना चाहिए वो है मस्बत इशारे की अदम मौजूदगी। यानी कि बातचीत के अंदर जज़्बात नज़र आ रहे हैं, लबो लहजे के अंदर जज़्बात नज़र आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले वो बातचीत थी, फिर वो गुस्से में तब्दील हो गई, फिर वो शाउटिंग में, फिर वो एक बहुत लाउड एक्सप्रेशंस में, बहुत ही वायलेंट किस्म के एक्सप्रेशंस में तब्दील हो गई। तो एक किस्म का ये भी आपको बता रहा होता है कि जो जज़्बात बढ़ रहे हैं ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। ये जो एकदम से हाइप बढ़ रही है ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब है कोई नुकसान भी हो सकता है।
इसका मतलब ये है कि जो नेगोशिएशंस हम कर रहे हैं उसका वो नतीजा जो निकलना चाहिए, ये जो हम चाहते हैं नतीजा, वो नहीं निकल रहा। वाज़ेह धमकियाँ या जो मुतासिरीन हैं उसे उन्हें हकीकी तौर पे ज़रबात पहुँचना, उन्हें चोट पहुँचना, उनको हर्ट किया जाना, उनके साथ वायलेंस होना। तो एक तो वाज़ेह धमकियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुली धमकियाँ दी जा रही होती हैं कि मैं अब इसकी जान लेने लगा हूँ, या मैं अब इसको नुकसान पहुँचाऊँगा, नुकसान पहुँचा के रहूँगा वगैरह, और वो नुकसान वाक़ई पहुँचता हुआ नज़र आए। वो जो सब्जेक्ट्स हैं या वो जो सब्जेक्ट के वो जो होस्टेजेस हैं या जो विक्टिम्स हैं, उनको एक्चुअली वायलेंस का निशाना बनाया जा रहा हो, उनको ज़रबात पहुँचाई जा रही हों, उनको चोटें पहुँचाई जा रही हों, उनको इंजरीज़, रियल जेन्युइन इंजरीज़ उनको हो रही हों। एक तो ये कि आपको बताया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम इनके साथ, हम इन्हें बड़ा नुकसान, हम इनको बहुत, इनके साथ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ज़बानी बात हो रही है। लेकिन अगर हकीकतन उनको इंजरीज़ पहुँच रही हैं, हकीकतन उनके साथ नुकसान इस किस्म का हो रहा है, हकीकतन उनको चोट आ रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरे की घंटी है आपके लिए, ये खतरे की घंटी बज रही है कि अब ये बात को बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। फिर दूसरा ये कि कोई ठोस मुतालबात नहीं है, तो ये बड़ा डेंजरस बात है। ठोस मुतालबात होते हैं तो उन मुतालबात का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि इस सिम्त में काम करना है, आपको एक टास्क मिल जाता है, आपको एक टारगेट तो मिलता है सामने कि भाई ये मुतालबा है, ये डिमांड है, तो यही मेरा टारगेट है। अगर ये टारगेट पूरा हो गया तो ये लोग बाज आ जाएंगे अपनी सिचुएशन से, अपनी हरकत से, या उसको सिचुएशन को ख़त्म कर देंगे, डी एस्केलेट कर देंगे। लेकिन अगर ठोस मुतालबात ही ना हो तो आप क्या करेंगे? फिर आप क्या चीज़ देंगे उनको ये बात करने के लिए कि भाई अब आप इन जो आपके मुतासिरीन ने छोड़ा, तो ये करने के लिए आप उसे मजबूर कैसे करेंगे? जब आपके पास कोई ऐसी ठोस मुतालबात ही आपके सामने नहीं है कि जिनकी बेस पे आप उसे बार्गेन करते, तो आपके पास बार्गेनिंग चिप तो बची हुई नहीं, तो फिर तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इसी तरीके से फ़रार का कोई मुतालबा ना होना, ये भी बड़ा डेंजरस बात है। देखिए, आपको मैंने बताया कि फ़रार का मुतालबा ना होने का मतलब ये है कि आप लोग जो है वो हमेशा जानते हैं कि सब्जेक्ट, जैसे हमने सियालकोट के जेल के वाक़ये में भी देखा था, सब्जेक्ट्स ने उन्होंने क्या किया था, वो जो कैदी थे जिन्होंने जजेस को भी यरगमाल बनाया हुआ था, ख़वातीन कैदियों को भी यरगमाल बनाया हुआ था, उन्होंने क्या मुतालबा किया था कि हमें फ़रार के लिए गाड़ी चाहिए, हमें सेफ़ एग्ज़िट चाहिए, हमें सेफ़ फ़रार का रास्ता चाहिए। तो ये फ़रार का रास्ता माँगना है, सेफ्टी माँगना है, हिफाज़त माँगना है, ये बेसिकली विलिंगनेस टू लिव शो कर रही होती है कि भई ये शख़्स ज़िंदा रहना चाहता है, ये शख़्स अपनी लाइफ़ गुज़ारना चाहता है, ये अपनी लाइफ़ यहाँ ख़त्म करने के लिए नहीं आया हुआ। हाँ, ये एक क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, लेकिन ये उस तरह का क्रिमिनल नहीं है जो कि खुदकुश वग़ैरह हो। तो इसीलिए फ़रार का मुतालबा करना आपके लिए एक पॉज़िटिव इंडिकेटर है। अगर वो ना हो, तो फिर आपको हसास होना चाहिए, परेशान होना चाहिए, सेंसिटाइज़ होना चाहिए। इसी तरीके से खुदकुशी के इशारे, अगेन ये बात भी मैंने अभी 1-2 फ़िक्रे पहले कही कि खुदकुशी की तरफ बात अगर चली गई, तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस बात है। अगर जो सब्जेक्ट है वो खुदकुशी की बात कर रहा है, खुदकुशी की तरफ इशारे दे रहा है, तो आपके लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि जो शख़्स खुद अपनी इस जान की परवाह ना कर रहा हो, खुद अपनी जान लेने के दर पे हो, उसको आखिर हम और कौन-सी बड़ी मोटिवेशन दे के रोक सकते हैं? मोटिवेशन तो उसे दी जाती है ना जिससे ज़िंदगी की ख़्वाहिश हो, जिसे ज़िंदा रहने की ख़्वाहिश हो, जिसे ज़िंदा रहने की अहमियत का अंदाज़ा हो। जिसे ज़िंदा रहने की अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, उसे आप क्या मोटिवेशन देंगे? उसे आप क्या समझाएँगे कि भाई तुमने ज़िंदा रहना है, तुमने अपना ख़्याल करना है, देखो तुम्हें भी हम बेहतर, तुम्हें तुम्हें हम एग्ज़िट दे रहे हैं, तुम्हें हम भागने का रास्ता दे रहे हैं, वग़ैरह-वग़ैरह इस तरह की बात, या तुम हथियार डाल दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत दी जाती है, वग़ैरह-वग़ैरह जो आप जुमले इस्तेमाल करते हैं, ये जुमले तो उस वक़्त असरअंदाज़ हो सकते हैं या उस वक़्त कारगर हो सकते हैं जब सामने वाले को ज़िंदा रहने की ख़्वाहिश हो। लेकिन जब सामने मौजूद शख़्स खुदकुशी के इशारे देने पर उतर आए, सुइसाइडल टेंडेंसी शो करने पर उतर आए, तो फिर आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं अवेलेबल होता उसके साथ डील करने के लिए। फिर ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा हसास तरीके से इसको डील करना होता है और बहुत ही सेंसिटिव सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो ये इस स्लाइड के अंदर हमने कुछ इंतहाई ख़तरे के इशारे बताए थे कि इनमें से कोई भी इशारा हो तो आपको इंतहाई ख़तरा महसूस होना चाहिए और उसके अंदर आपको बहुत ही सीरियस एफर्ट्स की ज़रूरत है अपने मामलात को, यानी नेगोशिएशन के रास्ते को सीधा करने के लिए, कि उसकी वजह से कोई नुकसान पेश ना आ जाए। 2003 का, अभी मैंने भी सियालकोट जेल का वाक़या का ज़िक्र किया था, तो यहाँ सरगर्मी यानी एक्टिविटी भी उसी हवाले से है कि 2003 का सियालकोट जेल का जजेस का यरगमाली वाक़या याद करें और चैट बॉक्स में इंतहाई खतरे के इशारे बताएं, जिससे वो अंदोनाक वाक़या 3 जजों और 5 कैदियों की जान लेने पर मुंतज हुआ। मुख्तलिफ उन 9 जवाबात पर बहस करें। यानी इसमें आपने ये बताना है, चैट विंडो में बताएं या व्हाट्सएप मैसेज में बताएं
लेकिन आपने ये बताना है कि ऐसे कौन से एक्शंस थे जो आप समझते हैं कि यहाँ पर इंतहाई ख़तरे की अलामत बन सकते हैं। जब ये बात हो रही थी, 2003 का सियालकोट का वाक़या चल रहा था, जेल में जजेस को यरग़माल बनाया हुआ था और मुज़ाकरात चल रहे थे। तो आप समझता है कि तकरीबन हमने आपको बताया था कि 6-7 घंटे मुज़ाकरात होते रहे, तो 6-7 घंटे भी बड़ा लंबा टाइम होता है। इस दौरान में 10 दफ़ा इंसान के ज़हन में सवालात आते हैं, वसवसे आते हैं। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ये सही भी है कि नहीं है। अब हमें तो इस किस्म का वसवसा नहीं होना चाहिए, हमें इस किस्म का कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट के लिए क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कि अगर हम समझें कि इसमें कोई ख़तरे के वाक़यात, ख़तरे के इशारे हैं, तो वो कौन से इशारे हो सकते हैं, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आपसे मैं ये कहूँगा, आपको मैं इनकरेज करूँगा कि 2003 के सियालकोट के जेल के वाक़े के हवाले से आपके ख़्याल से कौन से ऐसे इशारे हो सकते हैं जिनसे आपको लगे कि अब मामला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये एक ज़रा डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज है कल की निस्बत, तो इसमें मैं चाहूँगा कि कुछ पार्टिसिपेंट्स अपना व्यू पॉइंट शेयर करें। सर कल इस पे शेयर हुआ था परसों, लेकिन इस वाक़े में अगेन जो इंतहाई खतरनाक सिचुएशन के जो इंडिकेटर्स थे, एक तो ये कि वो नेगोशिएशन की तरफ, एक तो फरारियत का रास्ता चाह रहे थे, ठीक है? इट मीन्स कि वो सर्वाइवल की तरफ थे। और दूसरी बात ये थी कि दूसरी एंड पे वो लोग जो हैं वो ना बाय वर्ड्स और बाय एक्शन वो एस्केलेशन की तरफ जा रहे थे। यानी उनमें कोई ऐसी मसबत चीज़ नहीं आ रही थी, वो इवन वायलेंट होने जा रहे थे। पुलिस के लिए कोई ऐसा पॉजिटिव जो है वो चीज़, चाहे वो जो यरगुमारी थे उनको छुड़ाना या ऐसा कोई एस्केपिंग या इस तरह का कोई वाक़या या पॉइंट वो नज़र नहीं आ रही थी। हालाँकि वो और मज़ीद जो है वो वायलेंस की तरफ जा रहे थे। इवन दो कि वो फरारियत चाह रहे थे, लेकिन उनके एक्शन में, उनके एटीट्यूड में जो है वो इस तरह की कोई जो है वो ना टॉक्स वाली, ना अपना जो है वो रादर देन वो जो है वो अपना वायलेंट होने जा रहे थे, ज़्यादा पुरतशद्दुद होने जा रहे थे। जिसकी वजह से हमने देखा है वाक़ई में काफ़ी कैजुअल्टीज़ भी। ये इस वाक़ये में आई थिंक ये मज़ीद सारी जो संगीन सूरत-हाल की जो है वो नेगेटिव जो है वो इंडिकेटर। बाकी तो परसों इस पे सब बात हुई। बड़ी अच्छी बात आपने की मीरानी साहब कि एक तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स की एब्सेंस, जो पहला हमारा पॉइंट था कि कोई पॉजिटिव इंडिकेटर ना आना, ये भी खतरनाक इशारा होता है। तो एक तो ये था, और दूसरा ये कि वो जज्बातियत में बढ़ते जा रहे थे, उनका जज्बात का बढ़ना, उनका पुरतशद्दुद अंदाज का बढ़ना, ये भी बता रहा होता है कि ये बहुत ही इंतहाई खतरे की अलामत की तरफ हम जा रहे हैं। सर जैसा जैसा कि इसमें ये जो जेल का वाक़या था, इसमें एक तो नफ़री बहुत ज़्यादा तलब कर ली थी। एक मेरा जो ख़्याल है, जो वहाँ पे जो कमांडर था या जो टीम थी, नेगोशिएशन टीम थी, तो वो हो गए थे अपना उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे ना। उन्होंने ये सोचा होगा कि जेल है, बस ये कैदी होंगे, उनके पास कौन-सा वेपन होगा, ये होगा, वो होगा, तो उन्होंने जल्दबाज़ी बहुत ज़्यादा की होगी और जिसकी वजह से ये नुकसानात हुए। उन्होंने वो इंडिकेटर्स वग़ैरह, वो जो वहाँ पे जो साइन वग़ैरह थे, उनको जज भी सही नहीं किया। ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से ये जितना लॉस हुआ है मेरे हिसाब से, और गलत प्लानिंग जिसकी वजह से सारा नुकसान हुआ है। थैंक यू सर। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि लगता है सियालकोट में किसी ने ये ट्रेनिंग नहीं की हुई थी। जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, ये सियालकोट में उस वक्त उस सिचुएशन को हैंडल करने वाले लोगों ने शायद इस ट्रेनिंग से नहीं गुजरे थे। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस हद तक ज़रूर कि आप में से, हम में से कोई भी अगर पार्टिसिपेंट इस सिचुएशन से दोबारा गुजरता है, तो ये ट्रेनिंग उसे ये ज़रूर याद दिलाएगी कि उसने किन चीज़ों पे फोकस करना है। इस ट्रेनिंग का मकसद ही यही है कि ऑलरेडी लॉ आप जानते हैं, ऑलरेडी लीगल इम्प्लीकेशंस आप जानते हैं, ऑलरेडी अपने इर्द गिर्द के माहौल से आप वाकिफ हैं, ऑलरेडी पुलिस रूल्स का आपको पता है, सीआरपीसी का आपको पता है। लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ स्ट्रेटजीज और कुछ एक्शंस, ये आपको बताने से ओवरऑल आप वेल इक्विप्ड हो जाते हैं ऐसी किसी सिचुएशन को हैंडल करने में। बिल्कुल ऐसा है कि ग्राउंड पे बैठ के काम करना, ग्राउंड पे खड़े होके काम करना बड़ा मुख्तलिफ है इस तरह की क्लास इन्वायरमेंट में आइडियाज़ देने से। बिल्कुल, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है।
ग्राउंड के ऊपर बहुत सिचुएशन वेरी करती है, ग्राउंड के ऊपर बहुत सी एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत से डायनेमिक्स नए आ जाते हैं जिनके हवाले से हम अदरवाइज नहीं सोच रहे होते। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि ग्राउंड के ऊपर जब हम उतरे हैं तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल फरामोश कर दें जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और आप खुद भी कह रहे हैं कि ये चीज़ें वाकई हमें समझ में आती हैं, और जब कभी ग्राउंड पे ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें इन स्टेप्स को, इन पॉइंट्स को यूज़ करने से फ़ायदा हो सकता है। तो यही बात हमने यहाँ कही है। 2003 के जो सियालकोट के वाक़े में तमाम नेगेटिव इंडिकेटर्स हो सकते थे। सॉरी, जावेद ने हैंड रेज किया, आप बात करें फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी सर, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आपने बताया ना कि ये जो हम अभी हमने कोर्स कर रहे हैं, तो ऐसे समझें कि हम एक एसओपी होती है ना किसी काम को करने के लिए, तो हम अभी ऐसी कोई भी सिचुएशन में जाएंगे या किसी भी सीन को मैनेज करेंगे, तो ये जो एसओपी है उसको हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे रिजल्ट लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम हैंडल कर लेंगे। मैं आपको कंटिन्यू करा आपकी चीज़ को। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इंशाअल्लाह ताला मैं भी होपफुल हूँ इस मामले में, और बिल्कुल मुझे मेरा ये बिल्कुल यकीन है, मानना है कि इस तरह की आप ट्रेनिंग से आपका एक सोचने का अंदाज़ बदलता है और आप एक और तरह से सिचुएशन को देखने के, उसको सोचने के, उसे जज करने की पोजीशन में आते हैं। बेटर डिसीजन मेकिंग, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने की आप में सलाहियत पैदा होती है, आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन हासिल होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए। इसी दौरान चैट बॉक्स में हमें उरूज ने मैसेज किया कि जेल कमांड बहुत कमज़ोर थी, उनको ये मालूम ना हो सका कि जेल में इतना असलहा कैदियों के पास मौजूद है, या तो कैदियों के पास मौजूद हो या फिर उस वक्त वहाँ जो स्टाफ है उसके ज़रिए से उन्होंने उनको यरगमाल बना के उनसे हासिल कर लिया हो। लेकिन वाकई जेल के अंदर मौजूद कैदियों की जो कैपेसिटी थी उसको यकीनन उन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया, और अंडर एस्टिमेशन करना बहुत ही गलत होता है। आपको प्रॉपरली ये पता होना चाहिए। हम में से बाज़ लोग होते हैं ना, आपने उस दिन भी बात की थी कमांड के हवाले से कि जी कमांड का और ग्राउंड पे मौजूद लोगों का डिफरेंस कितना क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बताऊं, परसों ही की बात है कि मैंने एक बात कही अपने फील्ड में मौजूद ऑफिसर्स को कि भाई इस तरह करें और अभी करें, और मेरे फील्ड पे मौजूद ऑफिसर ने मुझे कहा कि नहीं सर, ये मामला इस तरह है कि मैं ग्राउंड पे हूँ और मैं ये देख रहा हूँ, और अभी करने से हमें वो नतीजा नहीं निकलेगा, थोड़ा सा हमें रुकना चाहिए, स्ट्रेटजाइज करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए, थोड़ा सा प्लान करके वी शुड देन गो आफ्टर दोज पीपल जिनके खिलाफ हमने एक्शन लेना है। ज़रूर करेंगे, लेकिन इसमें प्लानिंग की ज़रूरत है। तो आई सर्टनली रिव्यूड माई स्टांस, और मैंने बिल्कुल उनको कहा कि हाँ ठीक है, ग्राउंड के ऊपर आप हो, आपने देखा है तो मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ। आई नो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लोग जो ग्राउंड के ऊपर हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, उनकी कैपेसिटी का आपको अंदाज़ा होना चाहिए और उनकी कैपेसिटी के मुताबिक आप उनसे डील करें। बिल्कुल इसी तरह सब्जेक्ट जो है उसकी कैपेसिटी का भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जो यरगमाल बनाने वाले लोग हैं, अगवाकार हैं, सब्जेक्ट हैं, अगर आपने उनको अंडर एस्टिमेट किया कि नहीं ये तो कोई एक्शन नहीं ले सकते, सिर्फ बातें कर रहे हैं, और अगर वाकई वो एक्शन ले गए तो यू विल हैव टू लिव विद दिस रिग्रेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपको सारी ज़िंदगी इस रिग्रेट के साथ रहना पड़ेगा कि मैंने थोड़ी सी अंडर एस्टिमेशन करके या थोड़ा सा गलत जजमेंट करके एक मौके के ऊपर लोगों की जानें गंवा दी। ठीक है, ज़िंदगी का वक्त लिखा हुआ था, ठीक है आपने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, ठीक है कोई आपकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है, खुदा न खास्ता हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता पुलिस ऑफिसर, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो ग्राउंड पे उतरे, ऐसी सिचुएशन को डील कर रहा हो और वो ये चाहे कि कोई डिसक्रेडिट उसके हिस्से में आए। कोई भी नहीं चाहता कि लोगों की खून मेरे हाथों पे आए, मेरे कंधे पे आए, मेरे गर्दन पे आए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ऐसा वाक़या होता है तो फिर हम अपने आप को माफ़ भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें प्रॉपर जो है वो असेसमेंट होनी चाहिए और प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए सिचुएशन की, सिचुएशन के अंदर मौजूद तमाम एक्टर्स की, उनके रोल की, उनकी कैपेसिटी की, उनकी डेप्थ की, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर हमारा इसके ऊपर अच्छा ग्रिप है, जो कि एक अच्छे कमांडर का होता है, तो फिर हम यकीनन बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। वरना हम फ़ैसला करने में जल्दबाज़ी या गलतफ़हमी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का जो है वो शिकार हो जाएंगे, और हमारा फ़ैसला अक्सर गलत होगा, या हमारा फ़ैसला अक्सर जो होगा वो हमारे लिए नुकसानात का बाइस बनेगा बजाय फ़ायदे का बाइस बनने के। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
मुज़ाकराती टीम की कामयाबी का नुक्ता नज़र। देखिए, एक हमने बात की थी कि ये हमने कल परसों भी इसका जिक्र किया था कि जो भी काम आप कर रहे होते हैं, यकीनन उसको उसकी कामयाबी नाकामी के कुछ पैराए तो होते हैं ना, जिनके ऊपर आप उसे नापते हैं कि ये काम आपका कामयाब हो गया या नहीं हुआ, ये काम आपका नाकाम हो गया या कामयाब हो गया। इसको आप नापने के लिए आपके पास कोई ना कोई पैमाना होना चाहिए, कोई ना कोई स्केल होना चाहिए, कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में या जो हमारी अभी जो हमारी वो है इस वक्त हमारी ये स्लाइड, इसके अंदर हम बात करेंगे उन्हीं पैमानों की, उन्हीं स्टैंडर्ड्स की, जिनको हम बेस बनाकर ये कहते हैं कि हमारी नेगोशिएशन आया कामयाब हुई या नाकाम हुई। सबसे पहले हमने ये 2 पॉइंट्स जो ऊपर लिखे हैं, ये दोनों मिलकर के एक पॉइंट बनते हैं। यहाँ ये कह रहा है कि अगर आपने टैक्टिकल सोल्यूशन लिया, यानी अगर आपने एक्शन किया, अगर आपने टैक्टिकल सोल्यूशन किया यानी अगर आपने एक्शन किया, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके मुज़ाकरात नाकाम हो गए, आपके मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पर दिया है, या हमारे इस स्लाइड में जो जिसको मेंशन करने की कोशिश की गई है कि अगर हम आखिर में एक्शन यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ फोर्स करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नेगोशिएशंस नाकाम हो गए। अब आप कहेंगे कि जनाब नेगोशिएशन नाकाम हुए जब भी तो यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़ा। अगर नेगोशिएशन कामयाब होते तो हम यूज़ ऑफ फोर्स करते ही क्यों? हम यूज़ ऑफ फोर्स बिल्कुल ना करते। अगर नेगोशिएशन कामयाब होते तो बातचीत से मसला हल हो जाता, यूज़ ऑफ फोर्स करने की नौबत ही ना आती। यूज़ ऑफ फोर्स किया तो इसी वजह से किया कि नेगोशिएशंस नाकाम हो गए। तो ये एक सोचने का अंदाज तो हो सकता है, लेकिन ये सही नहीं है। उसकी क्या वजह है कि आपने नेगोशिएशंस करने के दरमियान जो टाइम लिया, नेगोशिएशंस करने के दरमियान जो आपने वक्त गुजारा, उस वक्त के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स आपको हासिल हुई हैं। जैसे कि हम अगले पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से वो इंडिकेटर्स हो सके हैं या कौन कौन से वो एलिमेंट्स थे जिनको आप अपने सक्सेस के अंदर काउंट कर रहे हैं। हालांकि एंड में एक्शन हो रहा है, एंड में यूज़ ऑफ फोर्स हो रहा है, एंड में ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, और मुज़ाकरात तो थे ही इसीलिए कि ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो ताकत का इस्तेमाल करने का मकसद ही यही है कि मुज़ाकरात फेल हो गए। हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादातर ये होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कामयाब मुज़ाकरात के एंड में भी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब ये एक बड़ा ट्रिकी सा स्टेटमेंट है, इसको हम क्वालिफाई करते हैं अगले पॉइंट्स के साथ, जो हमारी इस स्लाइड के नेक्स्ट पॉइंट्स हैं। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ज़बानी रोकथाम के ज़रिए वाक़े को मुस्तहकम, यानी सबसे पहले वर्बल कंटेनमेंट, सबसे पहले बातचीत के ज़रिए रोकथाम की गई उस वायलेंस की जो होने जा रहा था, उस एग्रेशन की जो होने जा रहा था, उस जज्बातियत की जो बढ़ रही थी। इन तमाम चीज़ों को ज़बानी रोकथाम के ज़रिए यानी वर्बल कंटेनमेंट के ज़रिए आपने कंट्रोल किया, और इससे आपने जो ओवरऑल इंसिडेंट था उसको आपने स्टेबलाइज किया। स्टेबलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अगर सिचुएशन मुस्तकिल ऊपर बढ़ती चली जा रही है, वायलेंस बढ़ रहा है, एग्रेशन बढ़ रही है, जज्बात बढ़ रहे हैं, गुस्सा बढ़ रहा है और पेशकदमी बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अगर इस तरह से इसको बढ़ने दिया जाए तो यकीनन एक लम्हा, और वो लम्हा शायद ज़्यादा दूर नहीं होगा, वो लम्हा आएगा जिसके अंदर आप इंतहाई नेगेटिव एक्शंस देखने को मिलेंगे आपको। इस सिचुएशन को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत होती है, यानी काम और पीसफुल सलूशन की तरफ ले जाने के लिए पहले स्टेबलाइज करने की ज़रूरत होती है, पहले रोकथाम की ज़रूरत होती है, पहले ये जो जज्बातियत है इसको लगाम देने की ज़रूरत होती है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। और ये बात कैसे हो रही है? ये ज़बानी रोकथाम के ज़रिए हो रही है, ये वर्बल कंटेनमेंट के ज़रिए हो रही है। तो ये भी एक कामयाबी है कि आपने वर्बल कंटेनमेंट के ज़रिए सिचुएशन को वर्स होने से बचाया, और आपने वर्बल कंटेनमेंट के ज़रिए, ज़बानी रोकथाम के ज़रिए आपने वाक़े को स्टेबलाइज या मुस्तहकम करना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर पे, कानून नाफिज करने वाले
जो इदारा है, यानी जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट है, जिसके अंदर खुद हम भी होते हैं और दूसरे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे साथ होती हैं। कराची में जो लोग सर्व करते हैं, आपको पता है कि कराची के अंदर क्रिटिकल इंसिडेंट्स में पुलिस और रेंजर्स दोनों का पैरेलल रोल चल रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में, आइडियली बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे से काम कर रहे होते हैं। और किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए चूँकि टीम वर्क बड़ा ज़रूरी होता है, तो पुलिस, रेंजर्स के अलावा बाकी लॉ इन्फोर्समेंट्स को भी हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान का जिक्र है, तो तमाम लॉ इन्फोर्समेंट की बात हो रही है, उनके ऑफिसर्स की बात हो रही है, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे उसमें रेंजर्स हो, चाहे उसमें इंटेलिजेंस एजेंसी भी हमारे साथ शाना बशाना उनके ऑपरेशनल विंग्स का काम कर रहे होते हैं एट टाइम्स ना, और बैकग्राउंड पे हमें उनकी इंटेलिजेंस विंग्स के की तरफ से या इंटेलिजेंस सेटअप्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही होती हैं। तो इन तमाम को ये देखना है कि अगर हम बातचीत के ज़रिए, अगर हम मुज़ाकरात के ज़रिए जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, उनको डेंजरस तरीके से वहाँ एंटर करने का, यानी ख़तरनाक दाखिले करने के हवाले से अगर उन्हें बचाया जा सके, यानी इसको मैं थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए, कि अगर एक बिल्डिंग है, जैसे ये कमरा है, ये बिल्डिंग है जिसमें बैठे हुए हैं आप या हम, इसको अगर यरगमाली बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो इसके अंदर मिसाल के तौर पे 2 अगवाकार दाखिल हुए, 2 सब्जेक्ट्स दाखिल हुए, उन्होंने अंदर मौजूद 5 लोगों को अगवा बना कर लिया, उनके ऊपर वेपन रख दिया, उनके हाथ बांध दिए, उनके मुंह बंद कर दिए और अब उनको नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको ये महसूस हो रहा है कि अब जो है ना वो बातचीत से मसला हल नहीं हो पा रहा है और हमें फोर्स यूज़ करनी है, तो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि दरवाजे कौन से हैं, खिड़कियाँ कौन सी हैं, कहाँ से एंट्री की जा सकती है, और एंट्री के हवाले से भी वो ये फैसला करेंगे कि किस टाइम पे और कौन कौन सी जगह से बैक वक्त एंट्री करनी है, क्योंकि उससे सरप्राइज का एलिमेंट होता है, उससे अचानक एक असॉल्ट होता है और उस अचानक ऑपरेशन के अंदर आपके पुलिस के, लॉ इन्फोर्समेंट के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको सामने से रिटेलिएशन आना या जवाबी फायर आना या सामने से मज़ाहमत का सामना होना, इसके चांसेस ज़रा कम होते हैं। अगर आप एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखते हैं तो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 4-5 जगहों से एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उसमें से आपका जो असॉल्ट टीम है, जो स्वाट टीम है, आप पहले उसको कहते हैं कि इस सिचुएशन को देखें, इस बिल्डिंग को देखें, इसके खिड़की दरवाजे देखें और हमें ये बताएं कि आप किस जगह से एंटर करेंगे और आप कितनी जगहों से एक वक्त में एंट्री करेंगे और क्या उसके लिए आपके पास जो है वो रिसोर्सेज मौजूद हैं। अब वो जाते हैं, वो असॉल्ट टीम वो पूरा मुआयना करती है जगह का और अंदर यरगमाली मौजूद है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातें हो रही हैं, आपने उनको इंगेज करके रखा हुआ है, आप उनके आसाब पे एक तरह से अपने अंदाज से लेके उन्हें चल रहे हैं, आसाबी तौर पे आप उन्हें अपनी सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। ये बातचीत आपने बनाई हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम एंट्री भी तो करनी है। अगर एंट्री करने के लिए 5 में से 3 रास्ते सेफ हैं और 2 रास्ते अनसेफ हैं, तो उन सेफ रास्तों तक पहुंचने के लिए भी वक्त चाहिए होता है, उन सेफ रास्तों का तयन करने के लिए भी वक्त चाहिए होता है और इसी तरह अनसेफ एंट्रीज करने से बचने के लिए भी आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है, वक्त चाहिए होता है। तो ये प्लानिंग और ये वक्त जो है, ये बेसिकली आपको बातचीत या मुज़ाकरात में उस सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करके ही आपको मिल सकता है, वरना अगर आप उन्हें बातचीत में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो तो फटाफट फिर एक्शन करने की तरफ चले जाएंगे और एक्शन जो है वो उसमें हमारे लोगों की जानों को ख़तरा हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश तो ये होती है कि हम बातचीत से कर लें, या फिर अगर हमें एंटर करना हो, हमें एक्शन करना हो, तो हम सेफ एंट्री उस अहमद ने कहा बाजी को तो बेच दो, फायदा है, उसमें क्यों बेचूं? बात की तरफ से हमें जो डेंजरस एंट्रीज हैं उनसे बचना है, उनसे अपने ऑफिसर्स को बचाना है। तो आपको जब वो बताएंगे कि जी यहाँ पर 5 एंट्रीज हैं, लेकिन इसमें से 3 जो है वो सेफ नज़र आ रही हैं, 2 अनसेफ हैं, लेकिन जो 3 सेफ हैं उन तक पहुँचने के लिए हमें कुछ टाइम लगेगा, उनके दरमियान में रास्ते में रुकावटें हैं। तो आप कहते हैं कितना टाइम लगेगा, लेट्स से वो कहते हैं 3 घंटे लगेंगे। अब स्वाट टीम ने कहा, आपने कहा ठीक है 3 घंटे आपके पास हैं, आप फौरी तौर पर, बल्कि 3 घंटे ज़्यादा है, चले 2 घंटे के अंदर अंदर आप वहाँ पहुँचे। वो कहने ओके 2 घंटे में वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अब वो 2 घंटे कैसे गुजरेंगे? वो 2 घंटे मुज़ाकरात के ज़रिए तो गुजरेंगे,
तो क्या मुज़ाकरात करना यहाँ पर सूदमंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल सूदमंद है। क्या मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। मुज़ाकरात से ये फ़ायदा हो रहा है कि आपको वो जो 2 घंटे गुज़ारने थे, वो 2 घंटे आप मुज़ाकरात के ज़रिए गुज़ार रहे हैं, वरना उन 2 घंटों के अंदर आपके जो इरहमाली थे, उनको नुकसान पहुँच सकता था। और जो आपका सब्जेक्ट था, वो मज़ीद वायलेंट हो सकता था, वो गुस्से का इज़हार कर सकता था, वो कोई इंतहाई कदम उठा सकता था। तो आपकी इस मूवमेंट ने, आपकी इस जो है वो बातचीत के अंदाज़ ने उनको उस इंतहाई कदम उठाने से रोक दिया। और टीम है आपकी, जो स्वाट टीम है, आपकी जो आरआरएफ टीम है, उसने अपनी मर्जी के जो एंट्रीज थे उनको ऑक्यूपाई कर लिया। और अब जो है वो ऑन अकाउंट ऑफ 1 2 3 एकदम 3 तरफ से लोग आपके एंटर हो गए, सेफ एंट्रीज की। इसकी वजह से जो अंदर लोग मौजूद थे उनको फौरी तौर पर काबू कर लिया, उनमें से जिसको न्यूट्रलाइज करना था वो कर दिया, जिसको जो है वो डिसआर्म करना था वो कर दिया, जिसको जनाब जो है वो हैंडकफ करना था वो कर दिया। तो ये तमाम काम आपने कर लिए कामयाबी से, और ये कामयाबी आपको इसीलिए हासिल हुई कि आपकी मुज़ाकराती टीम ने आपको टाइम लेकर दिया था। अगर मुज़ाकराती टीम आपको ये टाइम ना देती, अगर नेगोशिएशन टीम आपके लिए वक्त का अरेंजमेंट ना करती, टाइम बाय ना करती, तो आपके लिए ये जो एक्शन था इसको इस तरह से परफेक्शन के साथ करना बहुत मुश्किल होता। फिर इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने और वसाइल की आमद के लिए वक्त का इस्तेमाल करना। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों। अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि एक्शन करना अगर हमें है, एक्शन करना नागुज़ीर है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि इस एक्शन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें इसमें कौन कौन से वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। भाई एक ऊंची बिल्डिंग है, उस ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत है, या रस्सियाँ लगाने की ज़रूरत है, या हेलीकॉप्टर से ऊपर से उतरने की ज़रूरत है, कौन से वसाइल की ज़रूरत है, ये वसाइल कैसे अरेंज होंगे, इनके लिए टाइम लगता है। बिल्कुल इस तरीके से इंटेलिजेंस मालूमात, बेसिक इंटेलिजेंस की मैं मिसाल ये दे सकता हूँ कि मैं जिस बिल्डिंग में बैठा हूँ, इस बिल्डिंग के एंट्रीज कितने हैं, इसके एग्जिट्स कितने हैं, इसमें ऊपर नीचे जाने के रास्ते कितने हैं, लिफ्ट है कि नहीं है, लिफ्ट है तो अल्टरनेट सीढ़ियाँ हैं कि नहीं है, अगर सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों पे कहीं बीच में दरवाज़ा तो नहीं लगा हुआ, ऐसा तो नहीं कि कोई फ्लोर दूसरे फ्लोर से कट ऑफ हुआ बीच में कहीं गेट लगा हुआ हो और वो लॉक हो और हम वहाँ आखिरी टाइम पे चले जाएं, हमें पता चले कि ये गेट लॉक है। तो ये तमाम इंटेलिजेंस और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है, ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपको मुख्तलिफ वसाइल से मिलेगी, मुख्तलिफ सोर्सेज से मिलेगी, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा। और टाइम अनफॉर्चुनेटली वो एंटिटी है जो आपके पास है नहीं, या जो आपके साइड पे नहीं खड़ी हुई। तो आपको ये बताया गया था कि टाइम आपके साइड पे होना चाहिए। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है, टाइम आपका बड़ा हथियार है। उसे टूल के तौर पे, एसेट के तौर पे इस्तेमाल करें, ताकि आप जो एक्शन करने जा रहे हैं उससे पहले पहले टाइम मिल जाए और उसमें आपको इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन गैदर हो जाए। ये तमाम जो इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन गैदर करना है, वसाइल को इकट्ठा करना है, ये काम करने के लिए भी मुज़ाकरातकार जो हैं, जो नेगोशिएटर्स हैं, वो एक एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं, वो एक टाइमिंग प्रोवाइड करते हैं, वो एक रुकावट प्रोवाइड करते हैं। और उस दौरान में आपका जो स्वाट टीम है, जो असॉल्ट टीम है, वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेती है और फिर वो एक प्रॉपर भरपूर एक्शन करती है जिससे नताइज हासिल होते हैं। फिर उसके बाद ये कि जो मुज़ाकरातकार हैं, उनकी एक कामयाबी ये भी होती है कि वो मज़ीद जानी नुकसान को रोक सकें। यानी वो जब इंगेज करते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट से बातचीत करते हैं, सब्जेक्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उनका ये होता है कि देखो भाई, आप अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओ। हम जब आपसे बात कर रहे हैं, हम जब आपकी बात सुन रहे हैं, हम जब आपकी पूरी बात सुन रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके मसाइल को हल किया जाए, तो ऐसे में आप भी कोशिश ये करें कि आप हमारी बात मानें और आप इनको मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आपने मज़ीद नुकसान पहुंचाया तो फिर हमारी आपकी बातचीत ख़त्म हो जाएगी और हम आपकी डिमांड्स को पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, या आपकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो स्टेप्स हम उठा रहे थे, हम वो स्टेप्स लेना बंद कर देंगे। फिर आप जाने और आपका काम जाने, हम फिर आपके साथ नहीं होंगे। तो इस किस्म का एक मैसेज उसको कन्वे करना भी बाज़ औक़ात बड़ा सूदमंद साबित होता है और मज़ीद जानी नुकसान होने से रुक जाता है, क्योंकि वो समझता है कि वो अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए आया है, और अगर उसकी गलत इक़दामात की वजह से और होस्टेजेस को नुकसान पहुंचने की वजह से उसकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, उसकी डिमांड्स फेल हो जाएंगी, उसकी डिमांड्स जो हैं वो उससे दूर हो जाएंगी, तो फिर वो समझेगा कि मैं इतनी मेहनत किस लिए कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा एक्शन किस लिए कर रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क किस लिए ले रहा हूँ, अगर मेरी डिमांड्स ही पूरी ना हो।
तो डिमांड्स ही वो टूल है जिसके ऊपर हम उसके साथ प्ले कर सकते हैं। टाइम के अलावा अगर टूल है तो वो ये भी है। ये हमारी स्लाइड थी। इससे नेक्स्ट स्लाइड में हम आज का ये तज्जिए की बात करेंगे। तज्जिए में मेरा ख्याल है यही चीज़ें हमने जो अभी बेसिकली रिकैप ही किया था ज़्यादातर चीज़ों का, और 2-3 स्लाइड्स हमने की हैं। इसमें मैं इनवाइट करूंगा कि अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स में से किसी का कोई पॉइंट ऐड करना चाहता हो, कोई कमेंट करना चाहता हो, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हो, किसी कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई सवाल करना चाहता हो, या कोई किसी चीज़ की फर्दर एक्सप्लेनेशन जानना चाहता हो, तो तमाम आप लोग वेलकम हैं। इस तज्जिया के दौरान आप ये कर सकते हैं। हाँ सर, मोहम्मद अमीर सर, जिस तरह हमने एक लीनियर अप्रोच पढ़ा था कि मिसाल के तौर पर जब हम नेगोशिएशन करने जाते हैं तो हमारे पास एक ऑलरेडी ऑप्शन होता है कि हमने यूज ऑफ फोर्स भी करना है। तो सर जब हम ये दोनों चीजें हमारे जहन में ये चल रही होती हैं, हम इंक्लाइंड होते हैं, बेंट होते हैं कि ये हमारी जो कार्रवाई होगी, वर्बलाइजेशन भी होगी और फिर जो है वो एक्शन भी होगा, तो सर ये दोनों चीजों में यूनिफॉर्म भी या जो है वो जो जिसे कहते हैं कि ट्रस्ट का होना और सारी चीजें एक यूनिफॉर्म वे में होना, सर ये थोड़ा टू सम एक्सटेंट इसको कैसे हम जो है वो एक प्रॉपर एक पेज पे लेके आए, इन सारों में जो है एक यकसानियत जो है वो लेके आए, ये इसके लिए क्या प्रॉपर स्किल होनी चाहिए पुलिस अफसर को, स्पेशली व्हेन वी आर thinking about utilizing the two action and verbalization when we are talking about linear approach. बिल्कुल ठीक है, अच्छा सवाल है आपका, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक और भी हैंड रेज हुआ है, ये क्वेश्चन भी ले लेते हैं, फिर इकट्ठे आते हैं, शायद इसका भी इससे ताल्लुक हो। ये हैंड रेज किया रियाज अवान जी। रियाज सर अस्सलाम वालेकुम। सर रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आपने ये बताया 2-3 वाक़यात, जैसे 2003 सियालकोट का वाक़या है, सिकंदर का वाक़या, यूनिवर्सिटी का वाक़या है, तो सर जैसे अभी हमारा ये कोर्स चल रहा है, हम आपसे शेयरिंग कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, क्या इस किस्म की बातें हम लोग अपने क्लासरूम में जब हम ट्रेनिंग्स को लेक्चर दे रहे होते हैं तो वहाँ हम दे सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में ये चीज़ शामिल नहीं है? थैंक्स सर। जी, आपका क्वेश्चन अच्छा है। पहले मैं मीरानी साहब की बात को एड्रेस करता हूँ। मीरानी साहब ने बड़ा ही रेलेवेंट और एक किस्म का बड़ा प्रैक्टिकल बात पूछी है। उन्होंने कहा कि लीनियर अप्रोच ये कहती है कि पहले बातचीत, उसके बाद एक्शन। आप एक तरफ बातचीत का माहौल बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तमाम बातों को, तमाम मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं, फ़ोर्स के यूज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप फ़ोर्स का यूज़ भी करने की तैयारी कर रहे हैं। आपने फ़ोर्स का यूज़ भी करना है और आप फ़ोर्स के यूज़ की तरफ भी जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये लीनियर अप्रोच मीरानी साहब जो है, ये इसीलिए आइडियल अप्रोच नहीं है। लीनियर अप्रोच जो है वो आइडियल अप्रोच नहीं है, लेकिन बहुत से केसेस में लीनियर अप्रोच का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। अगर आप मुझे ये बताइए कि लीनियर अप्रोच आपके जहन में है और इस दौरान आप ये सोचते हैं कि मैं बातचीत कर रहा हूँ, मैं नेगोशिएशंस कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको बार्गेनिंग की तरफ लेकर आने की, बार्गेनिंग की तरफ लेकर आने के बाद इनकी डिमांड्स को रिड्यूस करने की, फिर इनकी डिमांड्स को रिड्यूस करने के बाद मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमसे जो है वो जिसे कहना चाहिए कि सरेंडर की तरफ बातचीत शुरू कर दें, हथियार डालने की बातचीत शुरू कर दें। जब आप ये सब कोशिश कर रहे होते हैं, और ये सब कोशिशें करना बिल्कुल आपकी ड्यूटी में शामिल है एज ए नेगोशिएटर, अगर आप एक्सपर्ट नेगोशिएटर के तौर पे काम कर रहे हैं तो यही आपका काम है। इस दौरान आप देखते हैं कि जनाब एक वक्त आया और वो वाकई सरेंडर की तरफ जाना शुरू हो गए, वो वाकई हथियार डालने के बारे में आपको सीरियस नज़र आने लगे, तो आपको क्या लगता है कि वो हथियार डालने पे आमादा होंगे, फिर भी आप फोर्स यूज़ करेंगे? नहीं, फिर आप फोर्स यूज़ नहीं करेंगे, फिर आप हथियार डालने में उनको फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि हथियार डालने की सूरत में या नेगोशिएशंस के ज़रिए बातचीत से मसला हल करने की सूरत में आप सबसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होते हैं। आप सबसे ज़्यादा कामयाब उसी वक्त तस्वुर किए जाते हैं एज अ नेगोशिएटर, जब आप नेगोशिएशंस के ज़रिए मसले को हल करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन पैरेलल में लेकिन जब आप जो है वो
आखिर में फोर्स को बचाकर आप फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर चुके थे, लेकिन जब सरेंडर की तरफ बात जाएगी तो यकीनन आप फोर्स यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन आप सरेंडर की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप बातचीत कर रहे हैं, आपने उन्हें कंटेन भी कर लिया है, लेकिन फिर भी वो जो है बाज नहीं आ रहे और वो हथियार डालने को तैयार नहीं है और वो आपके लोगों को छोड़ने को भी तैयार नहीं है और उनकी डिमांड्स भी कुछ ऐसी हैं जो कि पूरी नहीं हो सकती। वो बज़ाहिर आपको लगता है कि जी इन्होंने कहा कि 4 आदमी छोड़ दो, बज़ाहिर ऐसा हो सकता है ना कि वो आपके पास आते हैं और आके कहते हैं कि अटक जेल में हमारे 4 आदमी कैद हैं, ठीक है, अटक फोर्ट है ना, किला अटक है, वो जेल है, वहाँ पर 4 आदमी हमारे कैद है, उनके मिसाल के तौर पे ये 4 नाम है, हमारी डिमांड ये है कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें छोड़ दें तो हम ये जो बच्चे हैं इनको कुछ नहीं करेंगे वरना हम इन बच्चों की जान ले लेंगे। अब आप बातचीत के ज़रिए, कंटेनमेंट के ज़रिए और डिफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जज्बात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब तो अपनी जगह, लेकिन सरेंडर की तरफ ले जाने की जो कोशिश है अगर वो कामयाब ना हो रही हो और दूसरी तरफ आपको जिन अथॉरिटीज़ से आपने ये बात की कि भाई ये बंदे रिलीज़ करने का कह रहे हैं, उन अथॉरिटीज़ ने आपको ये कह दिया कि ये बंदे रिलीज़ नहीं हो सकते, आप जो मर्ज़ी कर लें, यानी ये बंदे आपके जो सामने हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये जो मर्ज़ी कर लें, ये जितना बड़ा वर्स कदम उठाना उठा लें, बंदे रिलीज़ नहीं हो सकते, ये स्ट्रेटेजिक बात है, ये एक जो है पॉलिसी लेवल पे डिसीजन है। तो ऐसे केस में जब आपको पता है कि बंदे यहाँ रिलीज़ नहीं हो रहे, वहाँ हम बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत पे हथियार डालने को तैयार नहीं है, तो फिर आखिर में फ़ोर्स ही यूज़ करनी पड़नी है, आखिर में फ़ोर्स यूज़ करने के अलावा कोई और हल नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में फ़ोर्स यूज़ होती है, लेकिन आपने बातचीत करते 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 इतना वक्त ले लिया होता है जिसके दरमियान आप बाकी तमाम जो पॉइंट्स हमने कहे थे उन्हें अचीव करने के काबिल हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इकट्ठी करना है या रास्ते ओपन करना है या इस तरह के और दीगर स्टेप्स हैं, वो इस बातचीत के दौरान आपने कोशिश कर लिया होता है कि वो मैं पूरे कर लूँ ताकि जब बातचीत शुरू हो तो मैं बिल्कुल नतीजा खेज बातचीत करूँ। ये है इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको वाजे करने में कामयाब हुआ। फिर इसके बाद एक और हैंड रेज है जावेद साहब का। जी जावेद, प्लीज़ आप कुछ कहना चाहते हैं? सर अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सर, आपकी इजाज़त से मैं रियाज साहब को जवाब देना चाहता था। जैसे रियाज साहब ने कहा कि जो हम सीख रहे हैं ये जाके हम क्लासरूम में सिखाएँ या नहीं। हाँ, तो बिल्कुल सर श्योर। एज़ अ जी सर, क्योंकि मैंने भी 6-7 साल से काम कर रहा हूँ टर्निंग ब्रांच में एज़ अ ट्रेनर ना। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है या हमारा जो उन्वान होता है, तो 30 से 40 मिनट हमारे पास होते हैं एक पीरियड में। और कोर्स हमारे आजकल शार्ट हो गए हैं, जैसे अपर है, लोअर है या इंटरमीडिएट है, वो 4 महीने का कोर्स हो गया है ना। तो इसमें मेरी कोशिश ये होती है अपने जो मेरे टर्निंग ब्रांच के भाई हैं उनके लिए कि इन 3 से 4 महीने में जो हम क्लास लेते हैं, तो हर क्लास में, क्योंकि हम पुलिस हैं और हमारा पब्लिक के साथ ज़रा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो मैं यही रियाज़ भाई को सजेशन दूँगा कि ना सिर्फ़ ये क्राइसिस मैनेजमेंट नेगोशिएशन जो है ये, इसके अलावा जितनी भी ह्यूमन ट्रांसमिटेड डिसीज़ेज़ है, उनके बारे में अवेयरनेस, जैसे एचआईवी है, एड्स है और बी और सी है, क्योंकि हम ज़्यादातर पुलिस वाले बाहर ही रहते हैं, होटलों का खाना खाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते रहते हैं। तो मेरी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ी बहुत अवेयरनेस अपने हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में एक हम 5 से 10 मिनट ज़रूर निकालें, ताकि ये जो अवेयरनेस हम देते रहेंगे ना, क्योंकि हमारे ज़रिए ही पूरा जो है ना वो सबक जाता है पब्लिक की तरफ भी ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत मायना रखती हैं और बहुत हम अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। और इनसे और हमें चाहिए बिल्कुल हम नॉलेज लें और आगे उसको अपना अप्लाई भी करें, नीचे रूट्स तक ले जाएँ ना। क्योंकि एज़ अ ट्रेनर, एक ट्रेनर ही जो सीखेगा नीचे जाके वही सिखाएगा और आजकल बहुत ज़रूरत है सर ट्रेनिंग की, अच्छी ट्रेनिंग की हमें बहुत ज़रूरत है। अभी जैसे हमने आज से पिछले हफ्ते से जो कुछ सीख रहे हैं आपसे, आप यकीन करें सर हमारे लिए ये ऐसे समझिए कि एक नेमत से कम नहीं है जो आपने हमें सिखाया है। तो ये रियाज़ भाई हमें बिल्कुल नीचे अप्लाई करना है और दिल से अप्लाई करना है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा जावेद, आपने मेरा जो है वो एक पॉइंट वाज़े कर दिया। मेरा भी यही ख़्याल है कि हमें जो है वो टेक्स्ट बुक के लेवल के ऊपर रुकना नहीं है, बल्कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस शेयर कर सकें, जितना प्रैक्टिकल पुलिसिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें और जितना एक लाइफ लेसन्स को शेयर कर सकें, जितना ग्रूमिंग कर सकें अपने जूनियर्स की, वो भी साथ-साथ करते रहना चाहिए। लोगों की लाइफ्स में वैल्यू ऐड करते रहना चाहिए हमें। रियाज मजीद कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज रियाज? सर मैं भी सर परमिशन हो तो मैं इसमें थोड़ा ऐड कर लूँ। जी जी प्लीज।
सर पहली बात तो ये है कि एज आई एम ह्यूमन राइट इंस्ट्रक्टर सर, और मुझे ये एडवांटेज हासिल होता है और मेरी कीन इंटरेस्ट भी होती है इस एरिया में, सब्जेक्ट में। तो जब मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट पढ़ता हूँ तो उसमें जैसे यूज ऑफ फोर्स, मैंने पहले भी दिन कहा था कि ये जो क्राइसिस नेगोशिएशन है, बेसिकली ये यूज ऑफ फोर्स से पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है। क्योंकि मैं यूज ऑफ फोर्स पे जो है वो एक है ना अपना अरेस्ट एंड डिटेंशन, रियाज साहब को पता है कि हम जो है वो इस पे लेक्चर्स भी जो है वो मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में देते हैं, अपर को, इंस्पेक्टर लेवल को, और मोर इम्पोर्टेंटली हमने पूरे पाकिस्तान के पुलिसिंग को भी ये लेक्चर दिया हुआ है अपना यूज ऑफ फोर्स पे। तो सर इससे जो मैंने एक एक्सपीरियंस किया है और मेरे लिए प्लस पॉइंट है, वो ये है कि ह्यूमन राइट पढ़ाने के अलावा जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जो सीनियर अफसरान जब आते हैं तो मैं उन्हीं को जो है वो इस तवज्जुह से जो है यूज ऑफ फोर्स की भी जो है ना काफ़ी चीज़ें सिखा देता हूँ। इंस्ट्रक्टर के तौर पर जो मुझे फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो उसमें ये है कि उसका जो यूज ऑफ फोर्स का जो कंटिन्यूम है, उसका जो सेकंड स्टेज है कि आप नेगोशिएशन के ज़रिए यानी आप पीसफुली सिचुएशन को डिफ्यूज़ करें। तो इसमें एक मेरे लिए एज अ ट्रेनर बड़ी जो है वो एक स्किल जो है वो डेवलप हो रही है कि एज अ ट्रेनर मैं जब ये चीज़, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ फ्रीक्वेंटली, तो उसमें मुझे क्लैरिफिकेशन जो होगी वो मैं अच्छे तरीके से दूंगा। अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि बड़े एजाज की बात है मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए कि डीएसपी साहिबान आए थे, उसको भी मैंने 2 दिन तक पढ़ाया था। तो वहाँ पे तो मुझे थोड़ा बहुत मौका मिल रहा था कि मैं इंटरनेशनल चीज़ें थोड़ी उनसे शेयर कर रहा था। जावेद साहब को बखूबी इसका इल्म है। तो अभी सर ये है कि जिस तरह राय साहब कह रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अभी प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है कि जो ट्रेनिंग का अप्रूव्ड सिलेबस है, स्पेशली ह्यूमन राइट की जब हम बात करेंगे, तो क्योंकि इसका जो पस मंज़र है वो बहुत इंटरनेशनल है। इसमें आईएचएल भी आ जाता है, इसमें आईएचआरएल भी आ जाता है, फिर ह्यूमन राइट आ जाता है। तो इस पस मंज़र में जब हम लोगों को ट्रेनीज़ को पढ़ा रहे होंगे तो ये चीज़ें भी हम जो है उनको जो है वो इम्पार्ट करेंगे। जब हम किसी अपना प्रमोशनल कोर्सेज के ट्रेनिंग को पढ़ा रहे होंगे, अब जब कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई कोर्स है, कोई सीनियर लेवल का अफसर आपके पास आया है, तो आप ये चीज़ें भी जो है वो उनको आसानी से जो है वो अपना इम्पार्ट कर सकते हैं। और ये मुझे तो सर एडवांटेज मिला है, और मैं कोशिश करूंगा कि अंडर पाइपलाइन जो मेरे प्रोजेक्ट हैं जिस पे मैं लेक्चर जो है वो तैयार कर रहा हूँ, तो स्पेशली मेरे लिए तो सर ये बड़ी बात है कि मैं इससे ज़्यादा इस्तेफादा लूँगा, स्पेशली इन कमिंग टाइम सर। तो ये मेरा सर थोड़ा-सा इनपुट था। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी टू शेयर माय व्यू सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा रियाज, थैंक यू वेरी मच। और यही एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है जो बड़ा इनकरेज करता है हमें कि इस किस्म की ट्रेनिंग्स जो हैं वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट में होती रहनी चाहिए, ताकि एक डिफरेंट व्यू पॉइंट भी सामने आए और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो सीखें, उसको जानें और वक्त पड़ने पे उनको इस्तेमाल में लेकर आएँ, और सबसे बढ़कर एक दूसरे के साथ अपने फर्दर कोलीग्स के साथ शेयर करें। मैं समझता हूँ कि अगर हमारे यहाँ 15 पार्टिसिपेंट्स हैं तो ये 15 पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये आगे मज़ीद 15 लोगों को इसके ऊपर इनकरेज करना चाहिए, इनको बताना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। दिस इज़ द बेसिक स्पिरिट ऑफ ऑल ट्रेनिंग्स दैट यू गो अक्रॉस। जितनी भी ट्रेनिंग से आप गुजरते हैं, ट्रेनिंग में आप फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहे हो या आप उस ट्रेनिंग के अंदर एज अ ट्रेनी, एज अ पार्टिसिपेंट, रेगुलर पार्टिसिपेंट हो, आपको हर 2 सूरतों में उस ट्रेनिंग को आगे मज़ीद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो इदारे की बढ़ती रहे, कैपेसिटी इदारे की एज अ होल बेहतर होती रहे। सो थैंक यू, ये बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक आया, इससे हमारा तज्ज़िया भी बेहतर हुआ। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, बिकॉज़ हमारे पास अभी आधा घंटा बाकी है, तो हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल आज शुरू कर लेते हैं और फिर उसको जितना आज का पार्ट उसका हमने कंप्लीट कर लिया सो कर लिया। इंशाल्लाह फर्दर फिर हम उसका जो बकाया हिस्सा है वो कल इंशाल्लाह ताला उसको टच कर लेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। फुरकान काइंडली नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा जो है, जिसका जो अब मॉड्यूल नंबर हमारा 5 बनेगा,
जिसमें डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया के हवाले से हम बात कर रहे होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, हमने 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट किए। हमारे 4 मॉड्यूल्स की अब तक की जो अगर टैग लाइन्स को देखें या उनके टाइटल्स को देखें तो उससे अब तक का जो हमारा फ्लो है वो हमें समझ में आता है। पहला जो हमारा मॉड्यूल था, वेरी स्टार्टिंग मॉड्यूल जो हमारा था, वो था बुरानी हालात को यानी क्राइसिस सिचुएशन को समझने के मुताल्लिक। क्राइसिस सिचुएशन है क्या, ये क्राइसिस नेगोशिएशंस का या क्राइसिस सिचुएशन हैंडलिंग का जो मटेरियल है या इसका ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है ये क्यों डेवलप हुआ, इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है। फिर हमने कहा कि इसकी कितनी बेसिक टाइप्स हैं और फिर उन बेसिक टाइप्स के क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, इनके ऊपर हमने पहले मॉड्यूल में बात की। सेकेंड मॉड्यूल में फिर हमने बात की कि जो हमारी क्राइसिस सिचुएशन से डील करने के लिए स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स क्या होती हैं, उनके ऊपर हमने बात की। बिहेवियर्स की बात की, बिहेवियरल चेंज की बात की, एक्सप्रेसिव और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशंस हैं उनके अंदर हमारी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ क्या हैं और उन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उनकी हमने बात की। उसके बाद फिर हमने तीसरा मॉड्यूल स्टार्ट किया जो कि मुज़ाकराती टीम के ढांचे या उसके स्ट्रक्चर से मुताल्लिक था, जिसमें हमने ये बताया कि मुज़ाकराती टीम जो है बेसिकली वो आइडियली 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है। फिर उसके अलावा उसके जो सपोर्ट एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर हमने बताया क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर का क्या काम होता है। फिर हमने क्राइसिस नेगोशिएशन ऑपरेटर उसका कोऑर्डिनेटर का जो वर्क है वो बताने के बाद फिर हमने ये बताया कि ऑन सीन कमांडर की कितनी वैल्यू होती है, जब हमने बात की थी। और हमने कहा था कि कमांडर वही है जो ऑन सीन होता है, जो रिमोटली बैठ के कमांड करते हैं वो कमांड नहीं होती और वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं होती, वो इतनी क्लोज टू ग्राउंड रियलिटीज़ भी नहीं होती और वो इतने वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हमने मुज़ाकराती टीम के अलावा हमने आपको बताया था कि स्वाट टीम के साथ इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो कितना क्लोज होना चाहिए। फिर हमने बताया कि जो मुज़ाकरातकार है, जो नेगोशिएटर्स है, वो बेसिकली स्वाट टीम्स के लिए क्या हेल्पफुल रोल प्ले कर सकता है, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने एक जो पुरानी मुज़ाकराती टीम का तस्वुर था उसके अंदर एक कमांड पोस्ट और एक नेगोशिएशंस ऑपरेशन सेंटर, इनके हमने डिफरेंट इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन से टीम मेंबर्स होने चाहिए, उनके क्या क्या रोल होने चाहिए, उन पर बात की थी। फिर उसके बाद हमने ये जो मॉड्यूल आज कंप्लीट किया है यानी कि मुत्तहिद हिकमत अमली और इसके इशारे, ये बात की थी कि यूनिफाइड स्ट्रेटजी क्या होती है, मुत्तहिद हिकमत अमली क्या होती है, जब तमाम पुलिस एलिमेंट्स, तमाम पुलिस मेंबर्स, तमाम टीम्स एक किस्म का मैसेज कन्वे कर रही हूँ। और इसके लिए इसके बाद हमने ये कहा था कि पॉजिटिव इशारे कौन से हैं, पॉजिटिव जो सिग्नल्स हैं वो कौन से हैं, और फिर नेगेटिव सिग्नल्स या जो इंतहाई डेंजर के सिग्नल्स हैं, इंतहाई क्रिटिकल रिस्क के सिग्नल्स हैं वो कौन से हैं। ये पे हमने बात करके हमने 4 मॉड्यूल्स अपने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए थे। आज फिर अब हम इस वक्त अपना 5वां मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे 5वें मॉड्यूल का नाम है कमांडर्स के लिए फैसला साजी का मयार। यानी देखें अब हम इस तरफ आ गए हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम क्राइसिस की सिचुएशन को समझते हैं, हम उसकी टाइप को समझते हैं, हम उसकी डायनेमिक्स को समझते हैं, सब्जेक्ट के बिहेवियर को समझते हैं, ओवरऑल एनवायरनमेंट को समझते हैं, टेक्निक्स और स्ट्रेटजी को समझते हैं। अब हमें फैसला करने की तरफ आना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए ज़ाहिर है कमांडर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, जब हम कमांडर्स होते हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होगा या क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसकी पहली स्लाइड पे आ जाए, जिसके अंदर हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमें बहरान नज़र आएगा। बेसिकली इसको कहते हैं क्राइसिस नेगोशिएशन ट्रायड, ठीक है। यानी कि इसमें हम एक ट्रायंगल के ज़रिए क्राइसिस नेगोशिएशन की जो पूरी थीम है या उसका स्ट्रक्चर है उसे बता रहे होते हैं। और इस ट्रायड का मतलब इसमें ये बताने की कोशिश की गई, इस ट्रायंगल के अंदर ये बताने की कोशिश की गई है जिसके सेंटर में आपको बहरान नज़र आ रही है। येलो कलर का जो ट्रायंगल है इसके सेंटर में क्राइसिस है। यानी कि बेसिकली क्राइसिस या कोई बहरानी कैफियत जब पैदा होती है तो उसके इर्द गिर्द हमें आना होता है, क्लोज आना होता है और उसको कंट्रोल करना होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 3 मेन रोल्स हैं, 3 मेन लोग हैं, 3 मरकज़ी किरदार हैं जिन्होंने क्राइसिस को डील करना है, क्राइसिस इंसिडेंट को, क्राइसिस सिचुएशन को डील करना है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है।
इन तीनों में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है वो है जाए वकुआ का कमांडर, यानी ऑन सीन कमांडर। दूसरे नंबर पे बहरानी मुज़ाकरात का राइट साइड पे लिखा हुआ है, यानी क्राइसिस नेगोशिएशंस कोऑर्डिनेटर। और लेफ्ट साइड पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है टैक्टिकल टीम लीडर। तो ये तीनों जो हैं, टैक्टिकल टीम लीडर यानी स्वाट टीम का, असॉल्ट टीम का जो लीडर है वो बहरानी मुज़ाकरातकार यानी कि क्राइसिस नेगोशिएशन कोऑर्डिनेटर, और जो टॉप पे है ऑन सीन कमांडर। ये तीनों अगर एक ट्रायंगल की सूरत में आप देखें आपके क्राइसिस को, कि क्राइसिस की जो सिचुएशन है वो एक ट्रायंगल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो उसके तीनों कॉर्नर्स ये हैं, उसके तीन कॉर्नर्स, ये 3 पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर आपकी पूरी क्राइसिस सिचुएशन बनी हुई होगी और उसको हैंडल किया जाना होगा। यहाँ एक चीज़ है हम बताते हैं उसके बारे में हमेशा, वो ये है कि पुलिस के अंदर कभी किसी ने ऑर्गेनोग्राम देखा है? ऑर्गेनोग्राम, या जिसे हम जो है वो इंतज़ामी ढांचा अपना कहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कहते हैं, वो अगर किसी ने देखा हो, जो अगर अक्सर क्या होता है कि ज़िलों में या सूबे में या जोन में या डिवीज़न में, हम जो है रेंज में जब हम बात करते हैं पुलिस की, तो उसके अंदर कोई हम किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि जी ये जोन, ये जो है ये जोन या ये रेंज या ये डिवीज़न जो है ये 2 या 3 ज़िलों पर मुश्तमिल है, और इसकी जो निगरानी है या इसकी जो सरपरस्ती है वो डीआईजी साहब करते हैं, आरपीओ साहब करते हैं, और वो उनको हम टॉप पे दिखाते हैं। एक बेसिकली हम एक नक्शा बनाते हैं जिसे हम ऑर्गेनोग्राम कहते हैं, उसके अंदर टॉप के ऊपर हम अपने आईजी साहब को दिखाते हैं या आरपीओ साहब को दिखाते हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे होते हैं। उनके नीचे हम दिखाते हैं, एक लाइन लेके आते हैं, फिर उसके नीचे 2-3-4 लोग होते हैं। अगर आईजी हैं तो उनके नीचे एडिशनल आईजीज होंगे, हर एक का अपना अपना रोल होगा। फिर हर एडिशनल आईजी के नीचे एक लाइन जा रही होगी जिसके अंदर डीआईजीज होंगे, उनके अपने अपने रोल होंगे। फिर उसके नीचे जा रहे होंगे तो एसएसपीज होंगे, उनके अपने अपने रोल होंगे। और इसी तरीके से बिल्कुल ये जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट दिखाया है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू फुरकान, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिखाया। इसमें आप देखेंगे तो आपको ऊपर एडिशनल आईजी नजर आए, उसके नीचे डीआईजी, डीआईजी के नीचे एक लाइन जो कि एसएसपीज पे जा रही है, और उसके नीचे लाइन। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो नीचे, सबसे नीचे अगर आप चले जाते हैं तो आप एसपीज को देखते हैं। एसपीज या दूसरे ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी सेल हैं, ये यूनिट्स बात करते हैं अपने से ऊपर वाली लेयर के साथ। इनसे ऊपर की लेयर एसएसपीज की लेयर है। एसएसपीज बात करती है अपने से ऊपर वाली लेयर जो कि डीआईजी की लेयर है। डीआईजी बात करते हैं अपने से ऊपर की लेयर जो कि एडिशनल आईजी की लेयर है। इस किस्म की कम्युनिकेशन को 1-to-1 कम्युनिकेशन कहते हैं। 1-to-1 कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि हायर रैंक अपने से लोअर रैंक के साथ बात करता है, अपने से लोअर रैंक को कमांड्स देता है, अपने से लोअर रैंक्स को डायरेक्शंस देता है और उन्हीं से फीडबैक लेता है। उससे नीचे के रैंक से वो बात नहीं करता। फिर ये जो लोअर रैंक है या सेकंड रैंक है, सेकंड टियर है, ये अपनी थर्ड टियर से बात करती है, अपने से नीचे वाले रैंक से बात करते हैं, उनको डायरेक्शंस देते हैं, उनको कमांड देते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। फिर ये थर्ड टियर अपने से नीचे फोर्थ टियर से बात करती है, और ये थर्ड टियर फोर्थ टियर के लोगों को कमांड देती है, उनको डायरेक्शंस देती है, उनको सुपरवाइज करती है और उनसे फीडबैक लेती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितनी भी टियर्स हों, जितने भी नीचे लेयर्स हों। अब इस सिचुएशन को देखते हुए जिसमें 1-on-1 कम्युनिकेशन हो रही है कि 1-2 से बात कर रहा है, 2-3 से बात कर रहा है, 3-4 से बात कर रहा है, इसके बजाय अब आ जाए उस क्राइसिस मैनेजमेंट ट्रायड की तरफ, उस सिचुएशन की तरफ जिसको हमने ट्रायंगल की सूरत में वाजे किया था। इसके अंदर आप देखें तो कम्युनिकेशन सिर्फ 2 वे नहीं है बल्कि 3 वे कम्युनिकेशन। कैसे? आपका जो जाए वकुआ का कमांडर है वो इक्वली कनेक्टेड है दोनों पॉइंट्स के साथ, जिसमें बहरानी मुज़ाकरातकार भी है और टैक्टिकल टीम लीडर भी है। वो दोनों के साथ एक वक्त में बात कर रहा है, दोनों के साथ एक वक्त में मशावरत कर रहा है, दोनों को एक वक्त में डायरेक्शंस दे रहा है और दोनों से एक ही वक्त में फीडबैक भी ले रहा है। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? वो दोनों से फीडबैक ले रहा है, दोनों को अहकामात दे रहा है, दोनों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और फिर वो दोनों भी आपस में इक्वली कनेक्टेड हैं। वो दोनों भी आपस में इक्वल ग्राउंड्स पे कनेक्टेड हैं। वो भी एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं, वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, वो एक दूसरे के साथ आइडिया भी शेयर कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, और वो एक दूसरे के साथ 2 वे कम्युनिकेशन के अंदर शामिल हैं। तो ये कम्युनिकेशन 3 वे है, ये 2 वे नहीं है।
इसके अंदर हर शख्स बाकी मौजूद दोनों लोगों से बराबरी की बुनियाद के ऊपर कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन वर्टिकली ऊपर की तरफ जाए वकुआ का कमांडर है, वो इसलिए रखा गया है कि वो ये दिखाया गया है कि कमांड उसके पास है, इसलिए उसका नाम ऊपर रखा गया है। अदरवाइज उसकी कम्युनिकेशन, उसकी जो कनेक्शन है वो बराबर का है तीनों एंड्स पे। इस हवाले से बेसिकली बताने की ये कोशिश की गई है कि ये एक लीनियर, ये एक 1 to 1 किस्म की कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि 1 to n, n जो n अल्फ़ाबेट है n, तो 1 to n कम्युनिकेशन है। यानी जितने भी लोग होंगे एक शख्स उन तमाम से बात कर रहा होगा। इसी तरह से जब दूसरे को देखेंगे तो वो भी तमाम बाकी लोगों से बात कर रहा होगा, तीसरे को देखेंगे तो वो भी बाकी तमाम लोगों से बात कर रहा होगा। वो उन तमाम लोगों के व्यूज़ भी जो है वो मालूम कर रहा होगा, वो उन तमाम लोगों से आइडियाज़ भी एक्सचेंज कर रहा होगा, वो उन तमाम लोगों की इनपुट भी ले रहा होगा, उन तमाम लोगों को फीडबैक भी दे रहा होगा। और ये इस तरीके से होने वाली कम्युनिकेशन जो होती है ये बेस्ट पॉसिबल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि इसमें हर शख्स बाकी तमाम लोगों से बात करने की वजह से मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड होता है। इसमें कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता जिसके पास इंफॉर्मेशन दूसरों की निस्बत कम हो। ये वो चीज़ है जो मैं समझता हूँ हम बहुत सी दफ़ा अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग में मिस कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जब हम कोई ऑपरेशंस कर रहे होते हैं या इवन हम ऑर्गेनाइजेशंस में डे टू डे वर्क कर रहे होते हैं, तो एक तरफ होने वाली किसी बड़ी चेंज का दूसरी तरफ पता भी नहीं होता और कई कई दिन तक पता नहीं चलता। और जब पता चलता है तो हम हैरान हो जाते हैं, अच्छा यहाँ पर ये हो गया और हमें पता भी नहीं चला। तो बेसिकली उसका वजह यही है कि हम जो 1 to 1 कम्युनिकेशन के सिस्टम में फंसे हुए हैं, ये ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। अब दुनिया में 1 to n कम्युनिकेशन हो रही होती है। एक इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है वो तमाम लोगों के साथ शेयर होती है और तमाम लोग जो हैं वो उसके साथ अपडेटेड होते हैं। तो ये दुनिया के अंदर एक कम्युनिकेशन के अंदर चेंज आया है। हम भी अपने जो मुज़ाकरात के जो क्राइसिस नेगोशिएशन का एक मॉडल है उसको इसी के ऊपर बेस करते हैं इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करते हुए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात कर रहे हैं हमारे यूनिफाइड स्ट्रेटजी के हवाले से। यूनिफाइड स्ट्रेटजी को एक दफ़ा फिर उन्होंने समझे कि विजुअलाइज कराने की आपको कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम अनासिर को यकसा थीम का इजहार करना चाहिए, अल्फाज के ज़रिए भी और अमल के ज़रिए भी एक जैसा यकसा पैगाम देना चाहिए। यानी यहाँ पर जिस तरह दिखाया गया तस्वीर में, तो आप दो पुलिस ऑफिसर्स को देख रहे हैं। ये पुलिस ऑफिसर्स जो हैं इन्होंने हाथों में राइफल्स लिए हुए हैं, हाथों में इनका राइफल का ग्रिप बता रहा है कि ये एक्शन के लिए तैयार भी हैं। और इनके पीछे बैकग्राउंड में आपको दो बख्तरबंद गाड़ियां, दो एपीसीज नजर आ रही हैं। तो ये दोनों चीजें एक जैसा मैसेज कन्वे कर रही हैं। आगे जो लोग मौजूद हैं वो भी एक्शन के लिए रेडी हैं और पीछे जो असॉल्ट के लिए आपकी जो गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, जो आपकी ऑपरेशंस में गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम एपीसी कहते हैं, आर्म पर्सनल कैरियर्स कहते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां आम ज़बान में कहते हैं, वो इस्तेमाल होती हैं, वो भी रेडी पोजीशन में। तो ये दोनों तरफ एक ही जैसा मैसेज कन्वे हो रहा है। इस तरह की बात को अल्फाज में लिखा गया है बुलेट के अंदर कि तमाम अनासिर को यकसा थीम का इजहार करना चाहिए, यानी अल्फाज और अमाल के ज़रिए यकसा पैगाम। अगर आप बातचीत कर रहे हैं कुछ और आपका एक्शन है कुछ और, तो ये बेसिकली एक नाकाम स्ट्रेटजी होती है और ये आपको, आपका जो सब्जेक्ट है उसको कभी, उसका एतमाद कभी भी आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि फीलिंग ये होती है कि आप जो मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज आर्टिफिशियल है, वो आपके एक्शंस के साथ मुताबिकत नहीं करता। ठीक है। और अंग्रेजी की एक मिसाल आप सबने सुनी होगी कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आप बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन एक्शन जो होता है वो उससे ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ रखता है, वो उससे ज़ोरदार मैसेज रखता है। तो आपका एक्शन कुछ और हो रहा है, आपकी बातें कुछ और हैं, तो इसलिए वो जो उनके दरमियान मुताबिकत ना होना है वो आपकी मुत्तहिद हिकमत अमली या यूनिफाइड स्ट्रेटजी को मुतासिर करता है। इसलिए जाए वक़ुआ पे मौजूद तमाम लोग ऑपरेशन के अंदर या ऑपरेशन से मुताल्लिक तमाम लोग, ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट के लोग, पुलिस के लोग, उनको एक जैसी थीम का मुज़ाहिरा करना चाहिए। जब बातचीत हो रही है तो तमाम के वेपन्स नीचे की तरफ हों। जब बातचीत हो रही है और आप कह रहे हैं कि जी नॉन थ्रेटनिंग टोन रखनी है
और बातचीत में एक दूसरे को गुंजाइश देने की बात करनी है, बातचीत में रियायत देने की बात करनी है, तो उस वक्त जो है वो वेपन्स डाउन हो, उस वक्त जो है वो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्टिफ ना हो, बल्कि इजी हो, बल्कि इनकरेजमेंट वाली बॉडी लैंग्वेज हो, बल्कि फॉरवर्ड लुकिंग बॉडी लैंग्वेज हो, बल्कि आप आगे की तरफ लीन करके बात करते हैं तो आप ये बात कर रहे होते हैं जिस तरह आप एक जेस्चर दे रहे होते हैं जिसमें आप एग्रीमेंट की बात कर रहे होते हैं, आप सामने वाले की तरफ बढ़ के अपना पूरा आप उसे ऑफर कर रहे होते हैं, आप उसको अपना पूरा सेल्फ उसके सामने प्रेजेंट करके टेबल पे उसके सामने रख रहे होते हैं कि आई एम ऑल अवेलेबल फॉर यू। इस तरह की जब जेस्चर्स आपके हों बतौर नेगोशिएटर, तो बाकी जो आपकी असॉल्ट टीम्स हैं और दीगर टीम्स हैं उनके एक्शंस भी इसी किस्म के होने चाहिए। वो अगर वहाँ पर जो है वो जैसे मैंने बात की थी कि आप एक तरफ माइक्रोफोन हाथ में है और आप कह रहे हैं कि जी आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा और आपको जो है वो शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी, आपके खिलाफ कोई फोर्स नहीं इस्तेमाल की जाएगी, आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ पीछे ये बख्तरबंद गाड़ियाँ आ रही हैं जो तस्वीर में नज़र आ रही हैं और ये जनाब तेज़ी से बढ़ती हुई आ रही हैं, तो आप कुछ कह रहे हैं, बैकग्राउंड में अमल कुछ और हो रहा है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन करेंगी, तो ये तो खुद आपके पैगाम को डिफीट कर देंगी, आपके मैसेज को, आपके पर्पस को डिफीट कर देंगी। लिहाजा यूनिफाइड स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये था कि जो मुताल्लिका फ़र्द है उसका तासुर बहुत अहम है, जो सब्जेक्ट है वो इस बात से क्या असर लेगा ये बहुत अहम है। जब हम बात करते हैं कि ये एक थीम होनी चाहिए, तो उसका मकसद ये है कि जो हम इम्प्रेशन अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो इम्पैक्ट उसके ऊपर क्रिएट करना चाह रहे हैं, वही इम्पैक्ट उसके ऊपर क्रिएट हो। ऐसा नहीं हो कि हम कोई और इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं और वो वहाँ बैठकर कोई और इम्प्रेशन ले हमसे, और वो भी हमारी ही गलती की वजह से। तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हम यहाँ ये बता रहे हैं कि जो मुतासरा फ़र्द है, मुताल्लिका फ़र्द है यानी सब्जेक्ट है, उसका तासुर बहुत अहम है, उसका परसेप्शन जो है वो बहुत अहम है कि हमारे हर अमल के बारे में उसका क्या परसेप्शन बन रहा है। फिर उसके बाद इज़्तिराबी कैफियत से मुताल्लिक साज़बाज़ की हिकमत अमलियों से परहेज़ करें, यानी ऐसी मैनिपुलेशंस करना या ऐसी जोड़ तोड़ करना या ऐसी कोई मूवमेंट्स करना जिनसे इज़्तिराबी कैफियत एंग्जाइटी पैदा हो, उससे हमें बचना चाहिए। हमें फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर, गुस्सा, जज्बात, इन चीज़ों की तरफ कभी भी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। हमारी किसी जेस्चर से, किसी मूवमेंट से, किसी अल्फाज से या किसी बॉडी लैंग्वेज से ये कन्वे नहीं होना चाहिए कि हम एंग्शियस हैं, हम बेसब्रे हैं, हम जो हैं एंग्जाइटी का शिकार हैं, हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं या हम फ्रस्ट्रेशन कन्वे कर रहे हैं। ये चीज़ें हमारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें कंपोजर रखनी चाहिए, हमें काम एंड कंपोज्ड रहना चाहिए, और यही हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा इम्कान पैदा करता है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग की बात थी कि जी कमांडर ने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, तो अगर ये फैक्टर्स होंगे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो कमांडर जो डिसीजन करेगा वो उसके चांसेस हैं कि वो कैरी होगा, उसके चांसेस हैं कि उससे वही नताइज निकलेंगे जो वो चाह रहा है। अगर इसके बजाय अगर हम ये नासिर में फ़र्क रखेंगे, तो फिर हम वो डिसीजन वो जो हम डिसीजन करेंगे उससे इम्पैक्ट भी वैसा क्रिएट होना मुश्किल हो जाएगा जैसा कि हम पहले चाह रहे थे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पैरेलल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। पैरेलल एप्लीकेशन के अंदर जो है वो मुझे यहाँ पर डॉक्टर रिजवान मरहूम नज़र आ रहे हैं। सिकंदर का वाक़या इस्लामाबाद का जो है वो आप लोग देख रहे हैं, आप तमाम लोग इससे वाकिफ़ होंगे, हमने इसका जिक्र कल परसों भी किया था। इसमें आपको तमाम को अपने सामने नज़र आ रहे होंगे डॉक्टर रिजवान साहब, जिनका अभी पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ हार्ट अटैक से। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि उनके लिए ज़रूर फ़ातिहा पढ़ें, एक मरतबा सूरह फ़ातिहा अगर हम पढ़ लें तमाम लोग तो ये मौका है। हमने बहुत एक हमारे बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर थे, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और एक बहुत एसेट था पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट था। लेकिन ज़ाहिर है कि हर शख्स ने जाना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हम सब का ईमान है। तो अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और इस तस्वीर को देख के मुझे वो याद आ गए, और हमने एक ट्रेनिंग भी साथ की थी, मैंने और सर ने, बल्कि 2 ट्रेनिंग्स हमने साथ की थी। इंटरपोल की कुछ ट्रेनिंग्स थी, हम उसके लिए मलेशिया साथ गए थे और फ्रांस साथ गए थे।
तो आपने हमेशा सुना होगा, बुजुर्गों की बात है कि अगर किसी शख्स को परखना हो तो उसके साथ सफ़र करो, ठीक है। तो मैं आई हैपन टू ट्रेवल विद सर रिजवान एंड आई फाउंड हिम सच अ ग्रेट जेंटलमैन। आई फाउंड हिम सच अ ग्रेट जेंटलमैन कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनके बारे में बता सकूं। कितने अच्छे वो इंसान थे, कितने अच्छे वो ऑफिसर थे, कितने प्रोफेशनल ऑफिसर थे और कितने शफीक सीनियर थे वो। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। सो हम बात कर रहे थे मुतवाज़ी उमूर की या पैरेलल एप्लीकेशन की। यहाँ पर इस तस्वीर के अंदर अगर आप पहली तस्वीर देखें तो पहली तस्वीर में आपको मुतवाज़ी या पैरेलल एप्लीकेशन की बड़ी आइडियल एग्जांपल नज़र आती है। बेसिकली आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है कि एसएसपी साहब जो हैं वो सिकंदर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। उन्होंने कोई वेपन नहीं पकड़ा हुआ, वो सीवीज में है, सादे कपड़ों में, सादा पर्चा, और वो बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहा है जिस तरह हम बातचीत करने के मूड में हैं। उनका खड़े होने का अंदाज़, उनका हाथों का अंदाज़, उनका लबो लहजा, ये बिल्कुल इस तरह नज़र आ रहा है जिस तरह वो बातचीत करने की नीयत से आए हैं। वो बतौर पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि बतौर नेगोशिएटर आए हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि वो बतौर पुलिस ऑफिसर नहीं आए बल्कि बतौर एक नेगोशिएटर के वो आए हैं, तो ये बहुत ही मुनासिब लफ्ज़ होगा। लेकिन एट द सेम टाइम तस्वीर के ऐन दरमियान में आपको दरख्त के साथ खड़ा हुआ एक कमांडो नज़र आता है जिसके पास वेपन भी है, जिसकी नज़र भी आप देखें वो बिल्कुल एक तिरछी नज़र से देख रहा है और वेपन भी उसके हाथ में है, और उसकी मौजूदगी एक सिचुएशन इस पूरी सीन के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। वो इम्पैक्ट क्या है? वो इम्पैक्ट है पैरेलल एप्लीकेशन का इम्पैक्ट। दिस इज़ द आइडियल एग्जाम्पल फॉर पैरेलल एप्लीकेशन कि हम बातचीत भी कर रहे हैं और हम फोर्स यूज़ करने के लिए भी तैयार हैं। हम बातचीत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास फोर्स यूज़ करने के वसाइल मौजूद नहीं हैं। हम बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन हम फोर्स के इस्तेमाल से दरेज भी नहीं करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ये होता है पैरेलल एप्लीकेशन। पैरेलल एप्लीकेशन में हम-आहंगी में मुज़ाकरात और हिकमत अमली का इस्तेमाल हो रहा होता है। यानी कि आप एक तरफ मुज़ाकरात भी कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो टैक्टिक्स हैं, जो टैक्टिकल या ऑपरेशनल सलाहियत है, उसका भी इज़हार कर रहे होते हैं। आप बातचीत भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ आप ये शो भी कर रहे होते हैं कि जहाँ जिस मौके, जिस लम्हे ज़रूरत पड़ी, हमारे पास फ़ोर्स बिल्कुल मौजूद है और हम फ़ोर्स का इस्तेमाल करना जानते भी हैं और करने के लिए तैयार भी हैं। फिर दूसरी बात ये बताई गई कि इसकी वजह से ज़्यादा बेनिफिट होता है। होता क्या है कि जब आप बातचीत कर रहे होते हैं और साथ-साथ आपने शो ऑफ फोर्स किया हुआ होता है, तो जो शख्स आपकी बातचीत से कन्विंस हो रहा है, वो तो हो रहा है। लेकिन जिस शख्स को फोर्स नज़र आ रही है, उसे ये भी दिख रहा है कि अगर मैं बातचीत की तरफ नहीं जाऊँगा, तो मुझे किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, वो ये फोर्स है। फिर यहाँ पर क्या है कि एफर्ट्स शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड। ये जो दोनों की क़ुव्वतें होती हैं, दोनों की एफर्ट्स होती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ये तकमील होनी, एक दूसरे की तकमील होनी चाहिए इनसे। ये एक दूसरे के मुखालिफ ना जाएँ, ये एक दूसरे की तखरीब ना करें, ये एक दूसरे को तोड़े नहीं बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को मुकम्मल करें, एक दूसरे की तकमील करें। कौन 2 चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ? मैं मुज़ाकरात की भी बात कर रहा हूँ और शो ऑफ फोर्स की भी बात कर रहा हूँ, टैक्टिकल कंपोनेंट की भी बात कर रहा हूँ। सो नेगोशिएटर का कंपोनेंट और टैक्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट करें, ये दोनों एक मकसद हासिल करने की तरफ अपनी जुस्तजू करें, ना कि ये दोनों अपनी-अपनी दुनिया में, अपने-अपने डायमेंशंस में या अपने-अपने रुख में चल रहे हों, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा लम्हा नहीं होगा या वो हमारे लिए अच्छा पैगाम नहीं होगा। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट के मुज़ाकरातकारों और ये पिछली उसमें चल रही है, पिछली स्लाइड। मुज़ाकरातकारों SWAT यानी स्वाट तयनात करने के जहाँ पर नेगोशिएटर जो है उसके लिए पॉसिबल हो वो खुद जो है वो स्वाट की मूवमेंट के बारे में भी ओपिनियन दे। यानी जब नेगोशिएटर बात कर रहा है तो उसे पता है कि मैं बातचीत करते हुए एक पूरा ओवरऑल मंजर कशी क्या कर रहा हूँ, मैं किस सिचुएशन के अंदर बात कर रहा हूँ और ओवरऑल इस जो यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम बना हुआ है या सीन ऑफ इंसिडेंट बना हुआ है, इसकी ओवरऑल थीम क्या है और मेरी बातचीत यहाँ पर किस तरीके से जारी है। वो बेसिकली ज़बान से बातचीत नहीं कर रहा होता, सिर्फ वो बातचीत करते हुए पूरी मंजर कशी कर रहा होता है,
कर रहा होता है कि देखो आप ये हमने आपके लिए रास्ता भी खोल के रखा हुआ है, हमने आपके लिए हेल्थ के लोग भी बुलाए हुए हैं, मेडिकल एड भी आपके लिए बुलाई हुई है, हमने ये देखो पीछे खाना वगैरह का भी इंतज़ाम आपके लिए किया हुआ है, ये देखो हमने आपके लिए जो है वो ये भी किया, हमने वो तमाम चीज़ों की जो बातचीत कर रहा होता है वो एक पूरा मंजर खींच रहा होता है। उसमें अगर उसे मौका दिया जाए कि वो स्वाट को भी खुद ही तैनात करे या स्वाट टीम को भी खुद ही प्लेसमेंट करे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक बेहतर नतीजा बन सकता है। उसकी वजह ये है कि जब वो मुज़ाकरातकार बात करता है तो वो जो मंजर कशी करता है उसके अंदर जहाँ उसे मुनासिब लगता है वो वहाँ स्वाट टीम को रखता है। मैं समझता हूँ कि शायद ये जो इस सीन में जो ये नज़र आ रहा है ऊपर वाला सीन जो सिकंदर वाला है, इसमें इस ऑफिसर को, इस कमांडो को जानबूझ के यहाँ पर खड़ा किया गया होगा, इसे स्ट्रेटेजिकली यहाँ प्लेस किया गया होगा कि हम बातचीत करेंगे, हम गैर मुसल्लह होंगे, हम अमनो अमान की बात करेंगे, हम पीसफुल नेगोशिएशन की बात करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम तुम भी नज़र आते रहो, एट द सेम टाइम तुम भी एक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोर्स करो, जिससे ये पता चले कि हमारे पास यूज़ ऑफ फोर्स का ऑप्शन बहरहाल मौजूद है और हम उससे दरेर करने वाले नहीं हैं, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इंटेंशनल पोजीशनिंग हो सकती है। अगर यहाँ पर मौजूद ऑफिसर को, डॉक्टर रिजवान साहब को निगोशिएटर के तौर पे लिया जाए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि निगोशिएटर ने अपनी मर्जी से एक टेक्निकल टीम के कंपोनेंट को वहाँ पर प्लेस किया है, ऐसे स्पेस, ऐसे पॉइंट पर, ऐसी जगह पर जहाँ से वो बिल्कुल आई कांटेक्ट हो और वो विजुअल उसकी जो कोई दरमियान में आड़ जो है वो भी ना आए और उसको नज़र भी आ रही हो सिचुएशन, और सिचुएशन में सब्जेक्ट को भी वो नज़र आ रहा हो। इन तमाम चीज़ों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो इसके साथ ये जो स्लाइड है ये मुकम्मल होती है। हमारे पास 5 मिनट रह गए हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपके जहन में कोई सवाल या ऑब्जर्वेशन है आज के लेक्चर को लेके, कल की जो हमने कंटिन्यू की थी मॉड्यूल नंबर 4 और आज जो उसे हमने मुकम्मल किया और ये मॉड्यूल 5 हमने स्टार्ट किया है, अब तक के तमाम डिस्कशन को लेके आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, कोई फीडबैक है, तो हमसे ज़रूर शेयर करें या हमसे पूछें, या आप दूसरों की कंजम्पशन के लिए कोई फीडबैक या कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहते हैं जिससे आपके दीगर पार्टिसिपेंट्स को आपके ख्याल से फ़ायदा हो सकता है या उनकी मालूमात में भी इजाफा हो सकता है या उनकी ऑलरेडी मौजूदा मालूमात में मज़ीद वजाहत हो सकती है, तो ज़रूर हमसे शेयर करें। और ये बेहतर होता है कि आज के जो सामने आने वाले पॉइंट्स हैं उनको आज ही डिस्कस कर लिया जाए, ताकि जहन में जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रीइंफोर्स हो जाते हैं। तो ये अगर आपके जहन में ऐसा कोई क्वेश्चन है या ऐसा कोई कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो उसे प्लीज़ शेयर करें। सर, ये सिकंदर का जो वाक़या है इसमें इसके 2 बच्चे भी थे। वो बच्चों के थ्रू जमरद खान ने इस बच्चों से सर बात की थी, फिर इनको पकड़ा भी था सिकंदर को। जी हाँ, वो सर 1 लाख और 10,000 की वो जुर्माना भी लगा था सर इस सिकंदर को। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिकंदर का वाक़या अपने तौर पर पाकिस्तान की तारीख में एक यूनिक वाक़या था और इस तरह के वाक़यात से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई फ्रस्ट्रेटेड शख्स हो, अगर कोई जज़्बाती, अच्छा पहले तो ये हम पूछेंगे आपसे कि ये जो सिकंदर का वाक़या है, ये इंस्ट्रूमेंटल पोज़ीशन है या एक्सप्रेशनल जो जिसे एक्सप्रेसिव पोज़ीशन है? क्या कौन-सा टाइप का इंसिडेंट है? सर इंस्ट्रूमेंटल है। सर मेरे ज़हन में तो ये आ रहा है। ओके, और किसी का कोई ख्याल हो सिकंदर के वाक़े के बारे में कि वो इंस्ट्रूमेंटल है या एक्सप्रेसिव है? सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने बताया कि ये इंस्ट्रूमेंटल है या अपना एक्सप्रेसिव। तो सर इसकी जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके जो मुतालबात थे वो थोड़े मिसलेनियस टाइप के थे। उसमें ये एक तो ये चाह रहा था कि मेरे जो है वो अपना इस्लामिक निज़ाम राइज हो, तो ये एक्सप्रेसिव में जाएगा। और इंस्ट्रूमेंटल में इसने एक मुतालबा किया था कि उसका कोई बेटा दुबई जेल में है, तो उसको जो है वो रिहा कर दिया जाए, मुझे फरार दी जाए। अगर इस मुतालबे को लेके हम कहेंगे तो फिर तो ये इंस्ट्रूमेंटल बनेगा। बाकी उसका जो मुतालबा था कि अपना मुल्क के अंदर जो है वो एक इस्लामी निज़ाम अगर राइज करना ये चाह रहा था, तो उस असना में हम ये कहेंगे कि ये एक्सप्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, जावेद कुछ कहना चाह रहे हैं शायद?
जी सर, ये दोनों शो कर रहे हैं। ओके, मेरे ख्याल में दोनों के बजाय हम इसे एक्सप्रेसिव सिचुएशन की तरफ रखेंगे तो वो ज़्यादा सूटेबल लगेगा। ज़्यादा मुताबिकत एक्सप्रेसिव सिचुएशन के साथ है। उसकी वजह ये है कि हम एक फैक्टर सिर्फ मुतालबात का नहीं देखते, बल्कि हम 3-4 फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे डिवीज़न करते हैं एक्सप्रेसिव और इंस्ट्रूमेंटल के दरमियान। इंस्ट्रूमेंटल में हमने पहली बात ये कही थी कि एक शख्स जो है वो वाज़ेह डिमांड्स के साथ आता है, जबकि इसकी डिमांड में एक आध डिमांड तो शायद वाज़ेह थी, लेकिन बाकी डिमांड्स बड़ी फ्लिम्जी थी, बड़ी अनरियल थी, बड़ी अनसब्सटेंशियल थी। दूसरे नंबर पे हमने ये कहा था कि होस्टेज के साथ यूजुअली इंस्ट्रूमेंटल सिचुएशन में कोई ताल्लुक नहीं होता। जो सब्जेक्ट होता है उसका होस्टेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो किसी और से, किसी थर्ड पार्टी से लेवरेज लेने के लिए सब्जेक्ट को यूज़ कर रहा होता है, होस्टेज को यूज़ कर रहा होता है। जो सब्जेक्ट होता है उसका होस्टेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे यहाँ पर अगर कोई शख्स दाखिल होता है और हमें यरगमाल बना लेता है, पुलिस थाने में यरगमाल बना लेता है, उसका उसके साथ मुमकिन है ज़रूरी तौर पर डायरेक्ट कोई ताल्लुक ना हो, वो उनको यरगमाल बनाने के बाद किसी तीसरे शख्स से कोई मुतालबा मनवाना चाह रहा है। फिर उसके बाद उसमें जज्बातियत बहुत ज़्यादा होती है और रैशनैलिटी कम होती है। ये काम ज़्यादा एक्सप्रेसिव सिचुएशन में होता है, क्योंकि वो जज्बात की भड़ास निकालना चाह रहा होता है। वो अपने जज्बात का इजहार करना चाहता है, एंगर का, रेज का, और यहाँ भी वो उसकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी बहुत नज़र आई इस शख्स की। तो ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन से बहुत ज़्यादा करीब है, माँ सिवाय एक आधे पॉइंट के जो इसको इंस्ट्रूमेंटल की तरफ सिर्फ इशारा करता है। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा करीब देखा जाए तो ये 3-4-5 फैक्टर्स की बिना पे एक्सप्रेसिव सिचुएशन के ज़्यादा करीब होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके जो मुतालबात थे वो घड़ी-घड़ी तब्दील हो रहे थे, उनके दरमियान ठोस राब्ता नहीं था, ये एक दूसरे से मुताबिकत भी नहीं रखते थे, और जिसने अपनी ज़ाती फैमिली को यरगमाल बनाया हुआ था, यहाँ पर हम उस बात को कर रहे थे कि इनके दरमियान वास्ता होता है। ज़्यादातर एक्सप्रेसिव सिचुएशन में जो शख्स यरगमाल बनाया जाता है वो विक्टिम के तौर पे होता है, उसका और जो सब्जेक्ट होता है उसका ज़ाती ताल्लुक होता है, उनके दरमियान कोई हिस्ट्री होती है, कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ताल्लुक मौजूद होता है। तो यहाँ भी वो उसकी ज़ाती फैमिली है। अक्सर इस तरह अपनी फैमिली को बंद करके एक कमरे में महसूर करके और फिर लोगों को कहना कि मैं इनको भी ख़त्म कर लूँगा और ख़ुद को भी ख़त्म कर लूँगा, तो ये चीज़ें एक्सप्रेसिव की तरफ जाती हैं, ये एक्सप्रेसिव सिचुएशन को शो कर रही होती हैं। तो यहाँ इस सिचुएशन को हैंडल करने के ऊपर भी हम अगर कमेंट करें तो हमारे बहुत से कमेंट्स हो सकते हैं कि पुलिस को ये कैसे हैंडल करना चाहिए था और हमने ये कैसे हैंडल किया। इस पे मैं आपको मौका देता हूँ कि कल तक आप इसके ऊपर सोचें, ख़ास तौर पे ये सिकंदर वाली सिचुएशन पे सोचें कि ये तस्वीर भी आपने देखी, आपको रिकॉल भी हो गया होगा। मज़ीद व्हाट्सएप पे अपना गूगल वगैरह पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं, याददहानी आपकी हो जाएगी, आपकी मेमोरीज रिफ़्रेश हो जाएंगी। तो कल जब हम स्टार्ट करें तो हम आपसे पूछेंगे कि सिकंदर के वाक़े में आपके ख़्याल से पुलिसिंग के लेवल पे जो डिसीजन हुए, लॉ इन्फोर्समेंट की जो हिकमत अमली थी, जो फैसला साजी थी, उसमें क्या बातें ठीक थी और क्या बातें ऐसी थी जो आपको लगता है कि ज़्यादा इम्प्रूव की जानी चाहिए थी। इसके साथ हम आज का टाइम ये कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला आज के सेशन के को कंटिन्यू करते हुए इसी मॉड्यूल को कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और सिकंदर के वाक़े के हवाले से ही हम बातचीत शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कराची के ज़्यादातर ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आप तमाम को कहूँगा, बल्कि सिंध में जहाँ भी आप हैं, सिंध पुलिस के तमाम ऑफिसर्स को कहूँगा कि अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखें, अपने अतराफ़ में लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखें। ये जो रीसेंट वेव है जो हमारे देखने में आ रही है, इससे हम तमाम को ख़तरात है, इसलिए इसका इदराक करना हमें बहुत ज़रूरी है। सीरियसली इसको व्यू करें, अपनी सेफ्टी को भी सीरियसली देखें, अपनी जुरिस्डिक्शन में मौजूद लोगों की सेफ्टी को भी सीरियस देखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम।